लिया। आप लोगों को बढ़ाते बढ़ाते मेरा 5 किलो वजन कम हो गया है। बहुत बढ़िया बोला आपने अजय, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे कि मैम आप पतली हो गई हैं, बहुत अच्छा लगा। मैम सारा साइंस आपके क्लास से आया है। ओके देवाशीष, थैंक यू सो मच। मैम सबसे ज्यादा मैलिएबल एलिमेंट आपने गलत पढ़ा दिया। ये किसने बोला? सबसे ज्यादा मैलिएबल एलिमेंट गोल्ड होता है, गोल्ड से ज्यादा मैलिएबल कुछ होता ही नहीं। अमित गोलू, अमित गोलू बाबा, आपने नाम तो अपना बाबा रख रखा है, बट पहले जहां से भी आप ज्ञान लेकर आते हैं वहां से पूरा एकदम पुष्टि के साथ ज्ञान लेकर आए, उसके बाद अपने टीचर को बताएं कि आपने गलत पढ़ा दिया। समझे? सब हाईएस्ट डक्टाइल एंड हाईएस्ट मेलिएबल मेटल इज गोल्ड। कोई बुक पढ़ लेना, एनसीईआरटी उठा लेना, देख लेना। अब मुझे नहीं पता तुम कौन सी क्लास पढ़ते हो, तुम कौन सी बुक पढ़ते हो। मैम जब हम हाथों को पानी में ज्यादा टाइम तक डुबाते हैं तो वो अंडर की साइड सिकुड़, क्या लिखा है आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। जितने क्वेश्चन थे आपको बता दिए। हाँ निखिल, आपके क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं सारे। सुभाष पुनिया क्या पूछ रहे हैं आप? मुझे समझ में नहीं आया आप क्या पूछना चाह रहे हैं। चलिए, अगर आपका हो गया, थोड़ी बातें हो गई हो। अमित गोलू बाबा, तुम हमेशा टीचर की कमियां निकालने आते हो क्या? मैम एनिमल चारकोल, सुगर चारकोल, कोकोनट चारकोल, वुड चारकोल हमेशा गलत होता है एग्जाम में। ओके, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर तक का वायर ड्रॉन कर सकते हैं। यस मैम, कोक का मोस्ट यूज क्या होता है? देखो, कोक होता है बुझा हुआ कोयला। तो कोक मैंने बताया था, एक तो ग्रेफाइट बनाने में, आर्टिफिशियल ग्रेफाइट बनाने में यूज होता है। याद करो मेरी क्लास, मैंने बताया था कोक प्लस हम क्या लेते हैं, सैंड, बालू लेते हैं, और इनके मिक्सचर को बनाकर हम आर्टिफिशियल ग्रेफाइट यूज में ले सकते हैं। अब आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। बाकी जो कोक होता है उसको एज ए फ्यूल भी यूज कर सकते हैं हम, एज ए फ्यूल, डोमेस्टिक फ्यूल की तरह भी काम में ले सकते हैं, है ना? ठीक है। उसके बाद मैम हिंदी की क्लास स्टार्ट होने वाली में, नहीं हिंदी की क्लास मोहम्मद, आपका नाम क्या है? मुझे थोड़ा स्क्रीन थोड़ी वो हो रखी है, थोड़े कम दिख रहे हैं। मैं बता देती हूँ, हिंदी का बैच जो है वो आपका 30 तारीख से स्टार्ट होगा। ठीक है, हिंदी का बैच 30 तारीख से स्टार्ट होगा। पहले 25 से था, बट अभी उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया है, इसलिए आपका 30 तारीख से हिंदी के बैच में पहली क्लास लगेगी। अच्छा सुभाष पुनिया, अब मुझे आपका क्वेश्चन समझ में आया। आप पूछना चाह रहे हैं कि मैम ये बताइए पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड का साइज कितना होता है, मतलब उनका वजन कितना होता है, राइट? आप ये पूछ रहे हैं, तो याद रखिएगा जो आपकी पीनियल ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड का कभी भी वेट पूछे तो आपको बताना है 0.5 ग्राम ओनली। ठीक है, 0.5 ग्राम। और आपसे पूछे पिट्यूटरी ग्लैंड, तो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चल सकते हैं 2 ग्राम, 2 ग्राम का ऑलमोस्ट होती है, एग्जैक्ट तो नहीं है, 2 ग्राम। ठीक है मैम, आप प्लीज चारकोल थोड़ा समझा दीजिएगा। यस, आपका फ्यूल का चैप्टर होगा कल, तो हम चारकोल समझा देंगे। ओके मैम, ऑप्शन में इन मेटलर्जिक अच्छा हाँ ये भी बोल सकते हैं, तो डोमेस्टिक, डोमेस्टिक आंसर ज्यादा अच्छा होगा बेटा इसका। मैम टाइम आगे बढ़ा देना, टाइम किसका आगे बढ़ा देना बेटा? मैम ब्लड में ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और हेमोग्लोबिन की, बेटा ये डिपेंड करता है आपके बॉडी में कितना अमाउंट ब्लड होता है। चलो नेट में तो, नेट पर तो पता नहीं बेटा क्या क्या दिया होगा। प्लेटिनम तुम खुद सोच के देखो, प्लेटिनम इज द हार्डेस्ट मेटल। अमित गोलू बाबा, पहली बात तुम्हें ये बोलना चाहिए था कि मैम मैंने नेट पे ये पढ़ा, ये नहीं बोलना चाहिए था मैम आपने गलत पढ़ाया। तुम्हें पता है प्लेटिनम जो आपने बोला है, प्लेटिनम, प्लेटिनम इज द हार्डेस्ट मेटल, तो कैसे वो मैलिएबल हो सकती है प्लेटिनम? आप खुद सोच के देखो, कॉमन सेंस लगाओ। तो सबसे छोटी ग्लैंड पीनियल ही तो होगा, पीनियल का वजन देखो 0.5 ग्राम, मैंने यही तो बताया। प्लेटिनम हो ही नहीं सकता अमित गोलू बाबा, जो भी साइट पे आपने पढ़ा है आपके गूगल बाबा ने गलत आंसर दिया है। प्लेटिनम इज द हार्डेस्ट मेटल, और हार्डेस्ट मेटल और मैलिएबल मेटल में तुम्हें फर्क नहीं पता क्या होता है। चलो अब क्लास स्टार्ट की जाए। एक तो गलती से आज आपकी केमिस्ट्री क्लास लग गई थी, आज आपकी बायो की क्लास है, क्योंकि बायो की क्लास में मेरे को 2 चैप्टर करवाने हैं लास्ट। एक है एनिमल किंगडम और कल आपका होगा, कल चैप्टर होगा आपका एक आई वाला और प्लांट डिजीज। कल आपका बायो खत्म, उसके बाद 2 क्लास में आपका केमिस्ट्री खत्म। ठीक है, चलो
एनिमल किंगडम। अब तो खुश हो तुम लोग, अब तो नहीं बोलोगे मैम ने कुछ पढ़ाया नहीं, अब तो नहीं कहोगे मैम आपने। अरे भैया आइंस्टीन ने अगर 10% ब्रेन यूज कर लिया होगा ना तो फिर बात ही क्या होगी। चलो स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल क्या है? अरे भैया कितनी बार पढ़ा है स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल, हार्डेस्ट मेटल, एक ही एग्जांपल है इसका। चलो दिलीप कुमार कह रहे हैं आज मेरी फर्स्ट क्लास है। चलो एनिमल किंगडम पढ़िए, हिंदी में इसको बोलेंगे जंतु वर्गीकरण या जंतु जगत का वर्गीकरण। मैं सिर्फ वही चीजें पढ़ाने वाली हूं आपको जो बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुई है, फालतू की चीज नहीं पढ़ाऊंगी मैं इस चैप्टर से। ध्यान से सुनिए आपको क्या क्या पढ़ना है और कहां से क्वेश्चन आते हैं। पहली बात तो किंगडम, एनिमल किंगडम का मतलब क्या होता है? मैम हमारी साइंस में बहुत 5 किंगडम होते हैं मेन। अच्छा वीडियो की वैलिडिटी बढ़ा दें? अरे पढ़ा देंगे यार, इतना क्या हो गया। देखो पढ़िए, देखिए अगर स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मेटल होगा तो वो डायमंड होगा। कौन पूछ रहा है? अजय कुमार वर्मा। स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मेटल होगा तो वो डायमंड होगा बेटा, ठीक है। डेट आगे बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वेट तो मैम गूगल पर पीयूष, अरे नहीं नहीं पीयूष का कैसे दिया होगा 0.5 ग्राम, पीनियल का होना चाहिए। मैम मैं कंफ्यूज हो गया था। क्लास बायो क्लास केमिस्ट्री में अपलोड हो रखी है, मैं सभी क्लासेस अपडेट रखता हूं। ओके बहुत बढ़िया। हाँ आज वो एक्चुअली गलती से हो गया था, मिस्टेक से। देखिए एनिमल किंगडम का मतलब क्या होता है पहले सुनो। मैम हमने बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया है बायो में कि बहुत सारे आपके एनिमल्स हैं, इस यूनिवर्स में बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो इन एनिमल्स का साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एक जगह उठाकर इनका एक किंगडम बना दिया ताकि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल पे स्टडी करना बहुत इजी हो जाए, ठीक है। मैम आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैम। मैंने आपको फेसबुक पे मैसेज किया, उसका रिप्लाई कर दीजिएगा। बिल्कुल कर देंगे मैम। आपने कहा था आप चैतन्य, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सीबीएसई किसका सीबीएसई लेवल? मैं समझी नहीं। देखिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने दिया था जो अपने जितने भी इस यूनिवर्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम में डिवाइड किया। तो उसको हम नाम देते हैं 2 किंगडम या उनको नाम देते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसको नाम दिया जाता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हिंदी मीडियम वाले बच्चे याद रखेंगे। जंतु वर्गीकरण की द्विवर्गीकरणी। अच्छा आपके पढ़ाए हुए से एग्जाम अच्छा हुआ? अरे वाह बहुत बढ़िया। देखिए सबसे पहला कौन सा किंगडम आया था? तो द्विवर्गीकरण क्लास, अरे हिंदी में गलत हो गया, ये तो हिंदी में होगा। अब प्लीज कमेंट मत कीजिए, मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है। आराम से पढ़ो। देखो सबसे पहला किंगडम आया था, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग आकर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अलग अलग किंगडम में डिवाइड किया। सबसे पहले कौन आया था? तो थैंक यू सो मच मैम, आज मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। ओके निखिल बहुत बढ़िया। मैं मेरा हाइपोथैलेमस, क्या बोल रहे हैं, मेरा हाइपोथैलेमस तोड़ दिया एफबी पर, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा ठीक है देवाशीष, मैं कर लूंगी एक्सेप्ट आपकी। देखो सबसे पहले जो किंगडम आया था वो आया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, और आपको लिखना है द्विपद्धति, हिंदी में होगा द्विपद्धति वर्गीकरण। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था। तो आपको याद रखना है कि एक साइंटिस्ट आए थे सबसे पहले, जिनको, हाँ ठीक है, अब मैंने आपके सारे कमेंट पढ़ लिए, प्लीज आप भी पढ़ लीजिए, अभी सब लोग पढ़ लीजिए। तो एक साइंटिस्ट आए थे कार्ल
कार्ल्स लीनियस एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, तो सबसे पहले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो किंगडम में डिवाइड किया। कार्ल लीनियस सबसे पहले आए थे और इन्होंने क्या किया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो किंगडम में डिवाइड कर दिया। देखो कौन कौन से, तो एक किंगडम बनाया उन्होंने प्लांट किंगडम, दूसरा किंगडम बनाया इन्होंने एनिमल किंगडम। पहला हिंदी में लिखेंगे पादप जगत और दूसरा लिखेंगे आप जंतु जगत, पादप जगत और जंतु जगत। तो सबसे पहले इस यूनिवर्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में सबसे पहले उन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने वाले साइंटिस्ट का नाम बताइए, आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, कार्ल लीनियस या कार्ल्स लीनियस भी कहा जाता है इनको। कार्ल्स लीनियस सबसे पहले आए और उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो किंगडम में डिवाइड कर दिया, प्लांट का अलग किंगडम बना दिया, एनिमल का अलग किंगडम बना दिया। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि जो फादर ऑफ एनिमल किंगडम कौन है। कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ एनिमल किंगडम कौन है, क्योंकि सबसे पहले एनिमल किंगडम के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो आप बताएंगे कार्ल्स लीनियस थे। तो कार्ल्स लीनियस को क्या कहा जाता है, जंतु जगत का जनक, जंतु जगत का जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने एक बुक लिखी थी सिस्टेमा नेचुराe और उसके अंदर क्या बताया था, प्लांट और एनिमल किंगडम के बारे में बताया था। तो सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको क्लासिफाई करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, कार्ल्स लीनियस थे। इसीलिए हम कार्ल्स लीनियस को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, अब आप एक टर्म पढ़ोगे कभी ना कभी बुक्स में, टैक्सोनॉमी, बहुत बार पूछ भी लिया जाता है एग्जाम में, टैक्सोनॉमी क्या होता है। तो टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है, टू स्टडी अबाउट किंगडम ऑफ एनिमल्स, टू स्टडी अबाउट किंगडम ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स किंगडम के बारे में या जंतु जगत के बारे में अध्ययन करना टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो इसके आगे लिखोगे आप टू स्टडी अबाउट एनिमल किंगडम, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, जंतु जगत के बारे में अध्ययन करना टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो आपका एक क्वेश्चन तो यहां से ये हो गया, टैक्सोनॉमी क्या हो गया। फिर आपसे पूछिए हु इज द फादर ऑफ एनिमल किंगडम, तो आप बताएंगे मैम सबसे पहले जितने भी यूनिवर्स में, इस संसार में जितने भी एनिमल्स थे उन एनिमल्स को दो किंगडम में डिवाइड किया कार्ल्स लीनियस ने, और उनके क्लासिफिकेशन को बोलते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आपसे पूछे टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कार्ल्स लीनियस ने दिया था। कौन कौन से किंगडम में डिवाइड किया, आप बताएंगे मैम एक प्लांट में किया, एक एनिमल में किया। तो प्लांट किंगडम में आपको वैसे ही पढ़ा चुकी हूं पहले, है ना, तो पूरा का पूरा मैंने आपका प्लांट पढ़ा दिया है। अब आपको जो मेन है वो आपको पढ़ना है एनिमल। अब इनके बाद में एक साइंटिस्ट और आए, हैकल साइंटिस्ट आए, और उन्होंने क्या किया कि दो किंगडम नहीं होंगे भैया, तीन किंगडम होंगे। तो उस क्लासिफिकेशन को हम नाम देते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, उस किंगडम को हम नाम देते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट आप लिखिए, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तीन जगत का वर्गीकरण, हिंदी में लिख सकते हैं तीन जगत वर्गीकरण, तीन जगत वर्गीकरण। पूछे किसने दिया था, आपका आंसर होगा अर्नेस्ट हैकल। बस आप एक ही नाम याद रखो, हैकल जी ने बताया था इसके बारे में सबसे पहले, हैकल जी ने। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था हैकल ने किसकी खोज की थी, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था जो आपके प्लांट में प्लास्टिड्स होते हैं उसकी खोज भी किसने की थी, हैकल जी ने की थी। अब दो तो पहले से ही थे, कौन कौन सा था, एक तो प्लांट किंगडम था, दूसरा कौन सा था, एनिमल किंगडम। अब इन्होंने तीसरा किंगडम क्या जोड़ा, इन्होंने तीसरा किंगडम जोड़ा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। तो आपसे पूछा जाए कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, आप क्या बताएंगे, अर्नेस्ट हैकल ने दिया या हैकल ने दिया। और उसमें तीसरा किंगडम कौन सा ऐड किया गया, आप बताएंगे प्रोटिस्टा ऐड किया गया। उसके बाद देखिए तीन किंगडम के बाद डायरेक्ट आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बाद आया पांच जगत प्रणाली वर्गीकरण, पांच जगत या पांच जगत प्रणाली वर्गीकरण, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि किन साइंटिस्ट ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। आप बोलेंगे आर.एच. व्हिटेकर ने, आर.एच. व्हिटेकर ने, बस आप व्हिटेकर नाम याद कर लो। अब आपसे पूछे पांच किंगडम हैं कौन कौन से, तो देखो प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा, इसके अलावा देखो चौथा कौन सा ऐड किया था इन्होंने, मोनेरा,
मोनेरा नाम से। और पांचवां जो हम फंगस होते हैं, जो फंजाई पढ़ते हैं, उनका अलग से किंगडम बना दिया था, फंजाई, फंगस, कवक। ये आपको बात याद रखनी है कि आज तक हम किस किंगडम के बारे में स्टडी करते हैं। तो आज तक हम किस किंगडम के बारे में, अभी तक जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 5 किंगडम। हम किसको फॉलो करते हैं, हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं, और जो किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, आर.एच. वही टेकर के द्वारा। अब आपसे पूछ लिया जाए 5 किंगडम में कौन कौन से किंगडम आते हैं, आपके आंसर होना चाहिए, एक प्लांट आता है, एक एनिमल आता है, एक प्रोटिस्टा आता है, एक मोनेरा आता है, एक फंजाई, फंगस आता है, बस। तो अब आपको किसके बारे में पढ़ना है, हमारा जो चैप्टर है वो है एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, टेक्सोनोमी कहलाता है। टेक्सोनोमी किसको बोलते हैं, टू स्टडी अबाउट एनिमल किंगडम्स। याद रखिएगा, 2 किंगडम किसने दिया था, तो आप बताएंगे मैम 2 किंगडम किसने दिया था, कौन कौन से किंगडम, प्लांट और एनिमल। किसने दिया, तो आप बताएंगे मैम सबसे पहले आए थे कार्ल्स लीनियस, उन्होंने क्या बताया, 2 किंगडम बताया। उसके बाद आया 3 किंगडम, किसने दिया, हैकल ने, कौन कौन सा, प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा। देन कौन सा आया, 5 किंगडम, किसने दिया, आर.एच. वही टेकर ने, कौन कौन सा, प्लांट, एनिमल, फंजाई, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। ठीक है, 5। तो अभी तक हम किस किंगडम को फॉलो करते हैं, 5 किंगडम को, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, चलो अब देखिए, अब हमें क्या पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है आपको ये चैप्टर, कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, अगर आप आराम से समझेंगे तो ही आपको समझ में आया पाएगा। मेनली जो आपका एनिमल किंगडम है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। जो हमारा जंतु जगत है उसको जब क्लासिफाई करते हैं तो उसको मेन 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा, तो आप एक साइड लिखेंगे कॉर्डेटा और एक साइड लिखेंगे नॉन कॉर्डेटा, एक साइड लिखेंगे कॉर्डेटा। जो एनिमल किंगडम है, जो एनिमल किंगडम है उसको 2 मेन ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। या आप देखो क्या पढ़ोगे एग्जाम में, या आपको एग्जाम में दूसरा नाम क्या दिया जाएगा, इन कॉर्डेटा को बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। इसका दूसरा नाम क्या होता है, इनको बोलते हैं हम वर्टिब्रेट्स। ध्यान से सुनना, और इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे कैसे याद रखेंगे, इसको बोलेंगे कशेरुकी, कशेरुकी। इसको कहा जाएगा अकशेरुकी प्राणी, अकशेरुकी प्राणी। एक हो गया कशेरुकी, एक हो गया अकशेरुकी प्राणी। तो मैम मेन जो हमारा एनिमल किंगडम है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 इज कॉर्डेटा, नंबर 2 इज नॉन कॉर्डेटा। देखो कुछ टर्म्स आएंगे वो बहुत डिफिकल्ट आने वाले हैं, बट अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। आप पूछे कॉर्डेटा को क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है, वर्टिब्रेट्स। और नॉन कॉर्डेटा को क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। और हिंदी में क्या बोलेंगे इनको, कशेरुकी, और उधर क्या बोलेंगे आप, अकशेरुकी। अब ध्यान से सुनो कि कॉर्डेटा का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जिनके अंदर बैकबोन हो। और बैकबोन, तो यहां पर आपका पहला क्वालिटी होना चाहिए प्रेजेंस ऑफ बैकबोन। और बैकबोन कहां होती है, तो टोर्सल साइड में। अब मैम टोर्सल साइड क्या होता है, टोर्सल साइड, देखो आप बायो में 2 टर्म पढ़ने वाले हो, एक पढ़ने वाले हो आप आगे वेंट्रिकल साइड। ध्यान से सुनना, एक टर्म पढ़ने वाले हो वेंट्रिकल साइड, एक आप पढ़ने वाले हो टोर्सल साइड। ठीक है, देखो देखो वेंट्रिकल का मतलब क्या होता है, वेंट्रिकल का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। वेंट्रिकल का मतलब होता है ये आपका आगे वाला पार्ट, जहां पे आपका हार्ट होता है, जहां पर आपका लंग्स होता है, किडनी होता है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जो फ्रंट वाला पार्ट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको वेंट्रिकल नाम देते हैं। और हिंदी में बोलते हैं इसको अग्रभाग, अग्रभाग। और अगर टोर्सल की बात करें तो हमारा जो पीछे बैकबोन वाला पार्ट होता है उसको साइंस में कहा जाता है टोर्सल पार्ट, और हिंदी में बोलेंगे पर्ष्टीय भाग, पर्ष्टीय भाग। ठीक है, तो दोनों टर्म का मतलब आपको पता लग गया होगा। तो सबसे पहली क्वालिटी कॉर्डेटा या वर्टिब्रेट्स की क्या होनी चाहिए कि मैम इनमें बैकबोन होनी चाहिए, और कहां पर, तो टोर्सल साइड पे। ठीक है, बैकबोन होनी चाहिए कहां पर, टोर्सल साइड पे। और हिंदी में क्या हो जाएगा, इन प्राणियों में रीढ़ की हड्डी पृष्ठीय भाग में पाई जाती है। इन प्राणियों में रीढ़ की हड्डी पृष्ठीय भाग में पाई जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहां पर क्या होगा, और जब आप बच्चे थे तो आप में ये जो रीढ़ की हड्डी थी, आपको पता है रीढ़ की हड्डी हड्डी होती है, बोन होती है, और बोन क्या होती है अंदर से, खोखली होती है। और ये बोन जब आप बच्चे थे, खोखली थी, तो इसके अंदर एक लिक्विड फ्लो करता था, जो लिक्विड अभी तो बहुत रिजिड हो गया होगा, बहुत हार्ड हो गया होगा। जब आप बचपन में थे तो आप में ये रीढ़ की हड्डी थी, इस रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या था, एक लिक्विड फ्लो करता रहता था, एक लिक्विड, एक तरल पदार्थ घूमता रहता था। इस तरल पदार्थ को हम नाम देते थे नोटोकोड। नोटोकोड, हिंदी मीडियम वाले बच्चे याद रखेंगे, इसको भी नोटोकोड ही कहा जाता है। नोटोकोड, नोटोकोड क्या होता है, तो मैम जब हम बच्चे थे तो हमारी रीढ़ की हड्डी बहुत मुलायम होती है। जब बच्चा होता है तो बच्चे की हड्डियां बहुत सॉफ्ट होती हैं, आपने देखा होगा। तो हड्डी, रीढ़ की हड्डी भी एक हड्डी है, और ये हड्डी खोखली होती है। तो खोखली है तो इसके अंदर मैम एक लिक्विड फ्लो करता रहता है ऊपर से नीचे की साइड, उसी को हम नोटोकोड का नाम देते हैं। ये नोटोकोड जब हम बच्चे थे तो बहुत सॉफ्ट था, और जब अब अडल्ट हो गए तो ये बहुत रिजिड हो गया, ये बहुत ज्यादा कठोर हो गया। ठीक है, तो हम मैम कहना क्या चाह रहे हैं आप कि कोर्डेटा ऐसे जीव है जिनके अंदर बैकबोन हो पीछे की साइड, और इस बैकबोन के अंदर किसकी प्रेजेंस हो, नोटोकोड की प्रेजेंस हो। बट यहां पर जो नॉन कोर्डेटा होंगे और जो इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनमें ऐसी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। मतलब ना ही तो उनमें बैकबोन होती है और ना ही उसमें क्या होती है, नोटोकोड होती है। तो सबसे पहला और सबसे अच्छा क्वालिटी आता है किसका, कोर्डेटा का। आप क्या बोलेंगे मैम, कोर्डेटा ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर पीछे की साइड एक बैकबोन हो, और इस बैकबोन के अंदर जो हड्डी है वो खोखली रहती है, बीच में जो हड्डी होती है, और इस हड्डी के अंदर मैम जब हम बच्चे थे तो एक लिक्विड था जो बहुत सॉफ्ट था, इसलिए बच्चों की हड्डियां बहुत सॉफ्ट भी होती हैं। बट जब हम अडल्ट हो गए तो मैम वो अपना जो लिक्विड फ्लो करता था वो रिजिड हो गया, बहुत कठोर हो गया, जिसको हम नाम क्या देते हैं, नोटोकोड। कभी भी एग्जाम में आए नोटोकोड क्या होता है, कहां पाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, नोटोकोड बैकबोन या रीढ़ की हड्डी के अंदर एक लिक्विड होता है, उसी को हम नोटोकोड का नाम देते हैं। बट मैम जो नॉन कोर्डेटा होते हैं, जो इनवर्टिब्रेट होते हैं, उनमें ना ही तो बैकबोन होती है और ना ही उसमें नोटोकोड जैसी स्ट्रक्चर कोई पाई जाती है। तो इसीलिए इनको वर्टिब्रेट कहते हैं और इनको इनवर्टिब्रेट या अकशेरुकी कहते हैं, और इनको कशेरुकी का नाम दिया जाता है। तो पहली बात तो ये हो गई। नेक्स्ट देखो, जब ये नोटोकोड आपका बहुत अडल्ट एज में जब आप आ जाएंगे तो ये नोटोकोड बहुत रिजिड हो जाता है, बहुत कठोर हो जाता है। ठीक है, इसी नोटोकोड को अडल्ट एज में जब आएंगे तो इसको नाम दे दिया जाता है वर्टिब्रल कोलम। वर्टिब्रल कोलम, वर्टिब्रल कोलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम याद रखना। तो नोटोकोड को अडल्ट एज में क्या नाम दे दिया हमने, वर्टिब्रल कॉलम। बट मैम नॉन कोर्डेटा में तो होता ही नहीं है नोटोकोड, तो इसमें क्या नहीं होगा, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा। तो आप यहां दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। इधर क्या लिखेंगे, एब्सेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये जो आपका नोटोकोड है उससे छोटी छोटी ऐसे हड्डियां निकली हुई होती हैं, और मैंने बताया रीढ़ की हड्डी एक नहीं होती है, रीढ़ की हड्डी में टोटल 26 हड्डियां होती हैं, तो 13 इस साइड 13 इस साइड रहती हैं। ठीक है, तो इनको कहा जाता है, इनको वर्टिब्री के नाम से जाना जाता है। इनको किस नाम से, वर्टिब्रे के नाम से जाना जाता है। ये क्या होती हैं, ये होती हैं वर्टिब्रे। थोड़ा इधर लिखती हूं, इनको वर्टिब्रे के नाम से जाना जाता है, वर्टिब्रे। और ये आप बोल सकते हो जो स्मॉल बोन्स होती हैं उनको वर्टिब्रे के नाम से जाना जाता है, और इसको हिंदी में कशेरुकाएं बोला जाएगा, कशेरुकाएं। तो यहां पर वर्टिब्री होती है, और यहां पर जब मैम नोटोकोड ही नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, तो वर्टिब्री होंगे नहीं। तो आपका कहने का मतलब क्या हो गया, मैम नौकरी तो लग गई है, अब की बार एनटीपीसी में आपकी मेहनत से अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। अरे वाह शकील, बहुत अच्छा लगा। योगी ओपन टाइगर, नहीं बहुत सही चल रहा, आपके कमेंट दिख रहे हैं मुझे। देखिए अब देखो, मैं आपको एक नक्शल में बताती हूँ, समरी बताती हूँ कि क्या मतलब होता है कोर्डेटा का और क्या मतलब होता है नॉन कोर्डेटा का। कभी भी आप एग्जाम में कोर्डेटा टर्म देखेंगे तो आपको 3 मीनिंग मिलेंगे वहां पर। पहला,
कोर्डेटा का मतलब है मैम ऐसे जीव जिनके अंदर बैकबोन और रीढ़ की हड्डी हो, और रीढ़ की हड्डी कहाँ होती है? पीछे की साइड। तो रीढ़ की हड्डी है, इसीलिए हमारी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होती है, हम ऐसे 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 कैसे भी हम मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में हम मूव कर सकते हैं। अगर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, अगर ये आपका नोटोकॉर्ड नहीं बनता, अगर नोटोकॉर्ड से वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनता, अगर ये वर्टिब्री नहीं जुड़ी होती, तो हम कभी भी मूव नहीं कर पाते। जो पोस्चर वगैरह जो हम मूवमेंट होता है हमारे बॉडी में, वो किसकी वजह से होता है? रीढ़ की हड्डी की वजह से होता है। ठीक है, तो मैम ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जिनमें बैकबोन हो टॉर्सल साइड में, जिनमें नोटोकॉर्ड हो, और नोटोकॉर्ड से अडल्ट एज में जाकर वर्टिब्रल कॉलम बन जाए, और इस वर्टिब्रल कॉलम से बहुत सारी स्मॉल बोन्स निकली हुई होती हैं जिनको हम वर्टिब्री के नाम से जाना जाता है। तो जिनमें वर्टिब्री हो, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम हो, जिसमें नोटोकॉर्ड हो और जिसमें बैकबोन हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कॉर्डेटा। और अगर ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है ये चारों की चारों, तो उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन कॉर्डेटा या इनवर्टिब्रेट। तो मैम एनिमल किंगडम को मेनली दो किंगडम में डिवाइड किया जाता है, एक हो गया आपका कॉर्डेटा, एक हो गया नॉन कॉर्डेटा। ठीक है, अब देखो, आप मुझे एक क्वेश्चन बताओ कि मैं देखती हूं आपको कितना समझ में आया है। मैं आपको एक रिपीट कर रही हूं एक सेंटेंस वापस, कि इन्हीं वर्टिब्रेट की वजह से या इन्हीं वर्टिब्रल कॉलम की वजह से या इसी नोटोकॉर्ड की वजह से हम लोग मूव कर पाते हैं, हम लोग पोस्चर बना पाते हैं, हम चल पाते हैं, मूव कर सकते हैं ऐसे ऐसे किसी भी डायरेक्शन में। अब आप मुझे एक बात बताओ, स्नेक किस में आएंगे? सांप किस में आएंगे? कॉर्डेटा में आएंगे या नॉन कॉर्डेटा में आएंगे? और कॉकरोच किस में आएगा? कॉकरोच नहीं, आप मुझे केंचुआ बताओ। चलो, केंचुआ किस में आएगा? अर्थवॉर्म किस में आएगा? ये दोनों आप मुझे अगर एग्जाम्पल दे देंगे कि कहां पर आते हैं, तो आपका मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी बताइए, सांप किस में? सांप इसमें आएगा या इसमें? और केंचुआ इसमें आएगा या इसमें आएगा? जल्दी बताइए। फिर नेक्स्ट क्वालिटी बताती हूं मैं आपको कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा की। जल्दी बताएं, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो बताएं, सांप किस में आएगा? एक ने भी आंसर नहीं दिया, ऐसे कैसे हो गया? सांप किस में आएगा? कॉर्डेटा में आएगा या नॉन कॉर्डेटा में आएगा? अरे बताइए जल्दी। स्नेक किस में रखेंगे हम, और अर्थवॉर्म को किस में रखेंगे? मैम स्नेक कॉर्डेटा और अर्थवॉर्म नॉन कॉर्डेटा। अरे वाह, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने अजीत यादव। देखो, जो स्नेक है वो ऐसे कुंडली मारकर घूमता रहता है, इतना फ्लेक्सिबल होता है। सांप आपने देखा होगा मुड़ जाता है या कुंडली डालकर ऐसे गोल गोल बनकर बैठ जाता है। तो वो क्यों मिलकर बैठ जाता है? क्योंकि मैम स्नेक के अंदर बहुत सारी वर्टिब्री होती हैं, या बहुत सारी उसके अंदर स्मॉल स्मॉल बोन्स निकली हुई होती हैं। किससे? वर्टिब्रल कॉलम से। इसीलिए सांप कुंडली मारकर बैठ जाता है या सांप गोल गोल बैठ जाता है। तो सांप किस में आएगा? आप क्या आंसर देंगे? स्नेक में। और जो केंचुए होते हैं आपने देखा होगा वो सीधे चलते हैं, ना तो ऐसे मुड़ सकते हैं ना कुंडली लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या नहीं होता? उसमें नोटोकॉर्ड नहीं होता, या उसमें क्या नहीं होती? वर्टिब्री नहीं होती। तो केंचुआ कहां आएगा? यहां पे आएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बताया आप सब लोगों ने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए। मैम जो कॉर्डेटा होते हैं जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, एम्ब्रियोनिक का मतलब क्या है? जब हम मम्मी के पेट में थे, जब हम मम्मी के पेट में थे तो हम में गिल्स होते थे, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल्स, फेरेंजियल गिल्स। मैम आप ये कैसी बातें कर रही हो, हम में क्या गलफड़े होते हैं? तो एक बात बता देती हूं मैं आपको कि जब हम मम्मी के पेट में होते हैं तो मम्मी के पेट में जो लिक्विड वगैरह रहते हैं तो वो लिक्विड वगैरह हम गिल्स की प्रेजेंस से ही लेते हैं। गिल्स किसको बोलते हैं? जब हमारे फेफड़े बनना स्टार्ट होते हैं, लंग्स अभी बनना स्टार्ट हुए हैं, तो लंग्स पहले किस फॉर्म में बनते हैं? वो गिल्स की फॉर्म में बनते हैं, क्योंकि मम्मी के पेट में बहुत सारा लिक्विड होता है और लिक्विड के अंदर सांस लेना हम लंग से तो ले नहीं सकते सांस, तो लिक्विड के अंदर हम सांस किससे लेते हैं? गलफड़ों से या गिल्स से लेते हैं। कब? जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे। जब हम किस स्टेज में थे? एम्ब्रियोनिक स्टेज। कहने का मतलब है जब हम भ्रूणीय अवस्था में होते हैं तो हम सब लोगों में जो कॉर्डेटा होते हैं उन सब में गिल्स होते हैं। इन गिल्स को क्या नाम देते हैं हम? फेरेंजियल गिल्स का नाम देते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब एक बात याद रखना, नॉन कॉर्डेटा में ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है, ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। तो दो क्वालिटी होगी, एक तो इधर वर्टिब्रल कॉलम होगा, इधर नहीं होगा।
दूसरा, ये ऑर्गेनिज्म जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, जब मम्मी के पेट में होते हैं, तो मम्मी के पेट में जो लिक्विड होता है तो उस लिक्विड के अंदर तैरता रहता है आपका जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो। तो वो जब लिक्विड फॉर्म में है तो उसको सांस लेने के लिए उसके क्या होते हैं, उसके फेरेंजियल गिल्स होते हैं। फेरेंजियल का मतलब है ऐसी चीज जो अभी बनी बाद में वो नहीं होती है। तो स्टार्टिंग में जो लंग्स होते हैं वो गिल्स के थ्रू बनते हैं और गिल्स बनकर बाद में वो 7वें 8वें महीने में वो लंग्स में पूरे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनमें ऐसी स्ट्रक्चर होती है और यहां पर ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, इसीलिए हम इनको नॉन कोर्डेटा का नाम देते हैं। नेक्स्ट देखो यहां पर क्या पॉइंट आएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इनमें प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल। इन जीवों में पूंछ पाई जाती है। अब आप बोलोगे मैम क्या हम लोगों में अभी भी पूंछ है? हम लोगों में पूंछ तो है नहीं, तो हम लोग कैसे कोर्डेटा में आते हैं? तो देखो ये जो आपकी बैकबोन है और इस बैकबोन से ऐसे आपकी वर्टिब्री जुड़ी हुई होती है। तो बैकबोन से ये जो लास्ट वर्टिब्री निकलती है, ये पहले जब आप बंदर थे तो यही वर्टिब्री आपकी पूंछ थी और ये पूंछ आज भी है आप में, हड्डी की फॉर्म में है। मैंने आपको बताया था एक क्लास में कि हमारे बॉडी में कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो उसमें से एक वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, टेल बोन। इसको या तो पोस्ट एनल टेल बोलते हैं या इसको टेल बोन कहते हैं, ठीक है। हाँ, पहले होती थी जब आप बंदर थे तो आप में पूंछ लगी हुई थी, तो पूंछ जिस हड्डी से लगी हुई थी, जिस वर्टिब्री से लगी हुई थी, वो आज भी है आप में। बट ये किस फॉर्म में है? तो मैम अभी तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग है। कहने का मतलब क्या हो गया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें पूंछ हो तो वो मेनली किस में आते हैं, वो कोर्डेटा में आते हैं। और जिसमें टेल नहीं होती, जिसमें पूंछ नहीं होती, तो आप क्या बताएंगे उसको, नॉन कोर्डेटा में। क्लियर है? तो एक क्वालिटी आपकी ये होगी, मतलब जिसमें गिल्स हो, जिसमें पीछे की साइड नोटोकॉर्ड हो, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम हो और जिसमें पूंछ हो, वो कहां आते हैं, कोर्डेटा में। और अगर इतनी सारी स्ट्रक्चर नहीं होती हैं जिसमें, वो कहां आते हैं, नॉन कोर्डेटा में आते हैं। एक और आपकी लास्ट क्वालिटी, आप जिसको क्या बोलेंगे, देखिए लास्ट आता है यहां पे, प्रेजेंस ऑफ वेंट्रिकल हार्ट। मैंने कहा था आगे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल, पीछे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, हार्ट। तो इन जीवों में आगे की तरफ हृदय पाया जाता है। हार्ट कहां पे होगा, यहां पर वेंट्रिकल साइड में। इसको स्टार कर लेना, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो कोर्डेटा होते हैं उसमें हार्ट कहां होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, उनके वेंट्रिकल साइड में होता है। और वेंट्रिकल का मतलब क्या होता है, आगे वाला पार्ट। तो हमारा हार्ट कहां है, आगे की साइड है। और इनमें कहां होगा हार्ट, इनमें डोर्सल साइड में होगा। और डोर्सल साइड का मतलब क्या हो, पृष्ठीय भाग। तो इन जीवों में जो हार्ट होता है वो पीछे की साइड होता है और इनमें कहां होता है, तो इनमें आगे की साइड होता है। तो ये कुछ क्वालिटी होती है एनिमल किंगडम में, जो दो किंगडम में डिवाइड किया जाता है एनिमल किंगडम को, एक कोर्डेटा, एक नॉन कोर्डेटा। यहां पर कोर्डेटा टर्म का मतलब ही होता है प्रेजेंस ऑफ बैकबोन या प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम या प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्री या प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। और यहां पर मतलब होता है एब्सेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अगर ये जीव हैं तो इनमें पहले कहीं भी ना कभी या आज भी इनमें पूंछ लगी हुई होगी, और पूंछ जिस हड्डी से लगी हुई होती है उसको बोला जाता है पोस्ट एनल टेल। मतलब जो आपकी बैकबोन की लास्ट वर्टिब्री है वही पहले पूंछ थी, अभी भी है वो हड्डी, धीरे धीरे वो रिमूव हो जाएगी। आज तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। क्लियर? इनमें जो हार्ट होगा वो वेंट्रिकल साइड में होगा, इनमें जो हार्ट होगा वो डोर्सल साइड में होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या बताएंगे, इनमें नोटोकॉर्ड होता है, इनमें नहीं होता है। तो ये मेन आपका जो एनिमल किंगडम है उसको दो भागों में डिवाइड किया, तो मैंने आपको ऐसा कैसा आपको बता दिया। अब देखो जो एनिमल किंगडम है उसका इवोल्यूशन हुआ कैसे। आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि जो एनिमल किंगडम है उसका इवोल्यूशन हुआ कैसे, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई। आपसे पूछा जाए कि जो एनिमल किंगडम है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो आप क्या बताएंगे, एनिमल किंगडम कैसे बना। तो सबसे पहले एनिमल किंगडम में जो इस यूनिवर्स में या इस अर्थ पर या इस अर्थ की सरफेस एरिया पर सबसे पहले जो एनिमल किंगडम में जो भी एनिमल्स आए थे या मतलब जो ऑर्गेनिजम्स आए थे वो कौन आया था, सबसे पहले आई थी फिशेस।
सबसे पहले कौन आया था? मछली आई थी। ठीक है, तो सबसे पहले एनिमल किंगडम में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से जीव आए थे, आप बताएंगे मछली। उसके बाद क्या हुआ? कुछ मछलियां पानी में रहती थी, कुछ मछली का इवोल्यूशन हो गया और वो एम्फीबियंस में कन्वर्ट हो गई। तो मछली के बाद जो कुछ मछली पानी में रह गई और कुछ मछली का इवोल्यूशन हो गया और वो कहां पे आ गई? वो मछली ऐसी मछली बन गई या वो ऐसे जीव बन गए जो पानी और जो आपकी धरती टेरेस्ट्रियल दोनों एरिया में रह सकते हैं। तो उनको हमने नाम दे दिया एम्फीबियंस। उनको नाम क्या दे दिया हमने? एम्फीबियंस। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे याद रखेंगे, उनको हमने उभयचरी का नाम दे दिया। उभयचरी का मतलब है जो पानी में भी और जो धरती पे भी रहें। तो मैम आप कहना चाह रही हैं कि जो एनिमल किंगडम है उसमें सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स आए थे, जो जीव आए थे, वो कौन आई थी? मछली। फिर कुछ मछली हैं जो एक्वेटिक एरिया में ही रह गई, कुछ मछली हैं या कुछ मछली जो आगे चलकर जीव बन गई, जो धरती और पानी दोनों में रह सकती थी, उनको हमने आगे चलकर एम्फीबियंस बोल दिया। देन इन एम्फीबियंस से आगे चलकर आपका किंगडम बना रेप्टाइल्स का। एम्फीबियंस से कौन बने? रेप्टाइल्स, जिनको कहा जाता है सरीसर्प। ये एम्फीबियंस ऐसे हो गए जो कुछ के तो पैर थे, कुछ के पैर भी नहीं होते थे, वो रैंक कर चलने लग गए थे। और इन रेप्टाइल्स से क्या हुआ? कुछ रेप्टाइल्स हैं वो धीरे धीरे करके आपके बर्ड्स के रूप में उनका इवोल्यूशन हो गया। तो इस रेप्टाइल से कौन सा किंगडम बना? बर्ड्स वाला। और बर्ड्स वाले किंगडम को हम एव्स नाम देते हैं, एव्स। ठीक है, यही नाम हिंदी में एव्स लिखा जाता है। और बर्ड्स से क्या बना? तो बर्ड्स से हमारा मैमल्स किंगडम बना, जिसको हम हिंदी में स्तनपाई या स्तनधारी का नाम देते हैं। स्तनपाई या स्तनधारी का नाम देते हैं। तो कहने का मतलब है हमारे एनिमल किंगडम में सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई? मछलियों की। देन किसकी हुई? एम्फीबियंस की। देन किसकी हुई? रेप्टाइल्स की। देन किसकी हुई? बर्ड्स। और बर्ड्स को कहां रखा जाता है? एव्स ग्रुप में रखा जाता है। और बर्ड्स से कौन बने? तो मैम हमारे मैमल्स बने, हमारे मैमल्स बने। अब देखो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन 5 किंगडम से आपको क्या क्या क्वेश्चन, इन 5 फाइलम से या 5 किंगडम से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिख रहा है ना इधर, तो थोड़ा सा नीचे लिख देती हूं। इन सब का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? इन सब का मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? मतलब ये जीव कहां कहां से सांस लेते हैं? श्वसन के लिए अंग, श्वसन के लिए अंग या श्वसनी अंग नाम देंगे इनको। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं फिश की, तो आपको पता है मछलियां कहां से सांस लेती हैं? आपको पता है मछलियों में मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं? उनके गिल्स या इनके गलफड़े होते हैं। आपने देखा होगा मछली जब पानी से बाहर आते हैं तो आपने देखा होगा कि मछली जब मुंह खोलती है तो इसे साइड वाले पार्ट में, यहां पर इस वाले पार्ट में ऐसे मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर होती है जो ऐसे पानी के अंदर ऐसे होती है, कॉन्ट्रैक्ट और आपका सिकुड़न और सिथुलन करती रहती है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे रिलैक्स होती रहती है। उन्हीं पार्ट को हम गिल्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछे कि जो एम्फीबियंस होते हैं वो कहां कहां से सांस लेते हैं? तो एम्फीबियंस ऐसे एम्फीबियंस जो पानी में रहते हैं, उनमें कुछ में तो आज भी गिल्स हैं, कुछ में गलफड़े हैं। कुछ हैं एम्फीबियंस जो धरती पे आते हैं तो वो किससे सांस लेते हैं? फेफड़ों से, लंग्स से। और कुछ ऐसे एम्फीबियंस हैं जो पानी में रहकर गिल्स नहीं होते उनमें उनकी स्किन होती है और स्किन के अंदर पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, तो वहीं से वो अपना सांस ले लेते हैं। तो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कितने हो गए? 3 हो गए। कौन कौन से? हिंदी मीडियम वाले बच्चे याद रखेंगे, इनमें गलफड़े होते हैं, इनमें फेफड़े होते हैं और इनमें त्वचा होती है। तो इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन पूछा जाए तो कितने होते हैं मैम? 3 होते हैं। अब आपसे पूछे रेप्टाइल्स कहां से सांस लेते हैं, तो आपको बताना है कि जो रेप्टाइल्स होते हैं उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? लंग्स। लंग्स का मतलब क्या होता है? उनमें फेफड़े होते हैं, उनमें फेफड़े होते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे जो बर्ड्स हैं तो उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? तो उनके भी फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं। ठीक है, अच्छा मैम फिर से बता दूंगी, 1 मिनट रुकिए। और जो मैमल्स हैं, अपन मैमल्स में आते हैं तो आपको पता ही हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा? तो हमारा भी लंग्स होगा। ठीक है, चलो मैं फिर से रिपीट करती हूं। हमारा जो एनिमल किंगडम है उसका इवोल्यूशन
उसकी उत्पत्ति कहां से हुई? तो मैम इस यूनिवर्स में सबसे पहले एनिमल किंगडम में जो जीव आए थे, कौन सा फाइलम आया था? तो मैम एक्वेटिक एनिमल्स वाला आया था। और उसमें कौन आए थे? पहले मछली आई थी। फिर कुछ मछलियां जो धरती पे आने लग गई तो इनका इवोल्यूशन हो गया, तो वो मेंढक वेंढक बन गया, फ्रॉग वगैरह बन गए, तो उनको हम एम्फीबियंस बोलने लग गए। देन एम्फीबियन से रेप्टाइल बने, रेप्टाइल से बर्ड्स, बर्ड्स या एव्स बने, और एव्स से कौन बने? मैमल्स बने। अब आपसे पूछे जाएंगे इनमें से क्वेश्चन कि किसका क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है? तो जो मछली होते हैं उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स होते हैं। यहाँ गले वाले पार्ट में, यहाँ देखा होगा आपने, जब मछली मुंह खोलती है तो देखना आप यहाँ पर उनके से मेम्ब्रेन सी बनी हुई होती हैं जो पानी के अंदर डूबी रहती हैं, उनको गिल्स बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो एम्फीबियंस हैं, ऐसे एम्फीबियंस जो आज भी पानी के अंदर रहते हैं, तो कुछ में तो क्या होते हैं? अभी भी गिल्स होते हैं, वो भी गलफड़ों से अभी तक सांस लेते हैं। और कुछ में स्किन होती है और बाहर आते हैं तो वो धरती पर आते हैं, तो वो किससे सांस लेते हैं? लंग्स से लेते हैं। और पूछा जाए रेप्टाइल्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? आप बताएंगे लंग्स। आपसे पूछे बर्ड्स या एव्स का क्या होता है? लंग्स। और जो मैमल्स होते हैं उनका भी क्या होता है? लंग्स होते हैं। ठीक है। चलो, एक तो आपकी क्वालिटी ये होगी। नेक्स्ट आपसे पूछे जाएंगे कि इनके हार्ट में कितने कितने चैम्बर होते हैं? इनके हार्ट में कितने कितने चैम्बर होते हैं? ये तो इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गए। अब देखो इनके हार्ट में कितने कितने चैम्बर वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूं। देखिए, मैंने बताया था आपको कि मछलियों के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? मैम 2 चैम्बर होते हैं, आपने बताया था। इनके हार्ट में कितने कोष्ठक होते हैं? 2। तो इनको नाम दिया जाता है द्विकोष्ठीय जीव। इनको किस नाम से बोलेंगे? द्विकोष्ठीय जीव। देन आइए एम्फीबियंस पे, और मैंने बताया था एम्फीबियंस के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? मैम आपने बताया था 3 चैम्बर्ड हार्ट। इनको क्या बोलेंगे? इनको हिंदी में बोलेंगे त्रिकोष्ठीय जीव। 3 कोष्ठक होते हैं। देन रेप्टाइल्स में भी कितने होते हैं मैम? 3 चैम्बर। 3 चैम्बर। ठीक है। यहां पर एक्सेप्शन होते हैं, वो बाद में लिखेंगे हम। त्रिकोष्ठीय जीव। आप पूछे बर्ड्स में कितने हैं? तो देखो बर्ड्स में होते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट। और मैमल्स में भी कितने होते हैं? 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 कोष्ठीय जीव। देखो, जब हम मछली का ऑर्गेनिज्म आया तो उसमें दो से इवोल्यूशन होकर 3 बने, 3 से देन 4 बने, और 4 से 4 ही रह गए मैमल्स किंगडम तक। 4 ही बन गए मैमल्स किंगडम तक। रेप्टाइल्स यहां पे है बेटा, रेप्टाइल्स। ठीक है। तो ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं एनिमल किंगडम में, तो ये भी आपको बताने हैं। अब आपको कुछ एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि कौन कौन से एग्जाम्पल इन किंगडम में, कौन कौन से एग्जाम्पल कहां रखते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखो, आपसे पूछे फिश वाले किंगडम में कौन कौन सी मछलियां आती हैं? आप बोलोगे ऑल फिशेस, सारी की सारी मछलियां। कौन कौन सी? आप यहां पे लिख सकते हो। इसका एग्जाम्पल, एक तो सारी मछली आएंगी, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो शार्क फिश। और शार्क फिश का दूसरा नाम होता है डॉग फिश, क्योंकि इनमें जो सूंघने के जो सेंसेस होते हैं वो बहुत तेज होते हैं, तो इसको डॉग फिश का नाम भी दिया जाता है। इनके जो सूंघने वाले सेंस होते हैं वो कुत्तों से भी फास्ट होते हैं, तो इनको डॉग फिश का भी नाम दिया जाता है। देन आपसे पूछे कि एम्फीबियंस का एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, तो आपको पता है जो फ्रॉग वगैरह होते हैं, आपके जो मेंढक वगैरह होते हैं, उनको कहाँ रखते हैं हम? उनको हम एम्फीबियन किंगडम में रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं, तो आप बताओगे लिजार्ड, छिपकली। आप क्या बताओगे? आप बताओगे मैम स्नेक, सांप आते हैं यहां पर। और आप इसका एग्जाम्पल बताओगे मैम क्रोकोडाइल, क्योंकि मैम आपने बताया था क्रोकोडाइल, मगरमच्छ जो होते हैं वो इसमें भी आते हैं और वो इसमें भी आते हैं, तो आपको दोनों जगह लिखने हैं। और एक और लिख लो आप यहां पर कछुआ, टोटोइज, कछुआ। कछुआ भी किस में आता है? तो आपको बताना है रेप्टाइल्स का एग्जाम्पल है। ये सब किस में आते हैं? तो रेप्टाइल्स में आते हैं। देन आपसे पूछे बर्ड्स, तो बर्ड्स में तो सारी बर्ड्स आते हैं। जैसे बर्ड्स में क्या क्या आएगा? ऑस्ट्रिच आएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा, या शुतुरमुर्ग के अंडे की सेल सबसे बड़ी होती है, तो शुतुरमुर्ग कहाँ आते हैं? तो आपको बताना है मैम शुतुरमुर्ग बर्ड्स वाले किंगडम में आते हैं। और ऑल बर्ड्स आ जाएगा, सभी पक्षी। और मैमल्स में कौन कौन आएगा? तो मैमल्स का मैं आपको उधर की साइड लिख देती हूँ, मैमल्स में कौन कौन से आएगा। ठीक है। तो देखो मैमल्स के आपको इधर एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं।
मैमल्स में एक तो ह्यूमन बींग्स आएंगे, बताइए आपको, ह्यूमन बींग्स आएंगे, प्लस आपको मैंने बताया था कि क्रोकोडाइल को भी यहां रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि मैम क्रोकोडाइल के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4। नेक्स्ट आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि जो डॉल्फिन है उसको भी कहां रखा जाता है? डॉल्फिन को भी हम मैमल्स में रखते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो व्हेल फिश है उसको भी कहां रखते हैं? हम मैमल्स में रखते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो सील फिश होती हैं, सील फिश, उनको भी कहां रखा जाता है? उनको मैमल्स किंगडम में रखा जाता है। तो ये 5 एग्जाम्पल आपको किसके याद रखने हैं? मैमल्स किंगडम के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। हाँ, सबसे डेंजर होती है फिश में शार्क मछली, सबसे डेंजर होती है। इनको डॉग फिश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि कुत्ते, आपने देखा होगा जो कुत्ते में जो सूंघने वाले सेंसेस होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं, और कुत्तों से भी फास्ट किस में होते हैं? तो कुत्तों से भी फास्ट किस में होते हैं? शार्क फिश में होते हैं। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस मछली को हम कुत्ता मछली कहते हैं, डॉग फिश कहते हैं, तो आप बताओगे शार्क फिश को। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन तो आपके यहां से बन सकते हैं कि मैमल्स का एग्जाम्पल कौन सा है? अरे सब बताऊंगी, सबसे छोटा, रुक तो जाइए एक बार। एक चैम्बर किसी में नहीं होता है, एक चैम्बर किसी में भी नहीं होता है। हाँ मोहम्मद अरशद, ये एग्जाम में बहुत बार आता है, इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया है। ऐसा का ऐसा आपको याद करना है कि सबसे पहले फिश आई, फिश से एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, फिर बर्ड्स, फिर मैमल्स। मैमल्स में कौन कौन आते हैं? तो मैम 2 मछलियों को मैमल्स में रखा जाता है, एक डॉल्फिन में रखा जाता है और एक व्हेल फिश को रखा जाता है, और सील फिश को भी रखा जाता है। सील फिश से हल्की सी थोड़ी सी चमक होती है इस मछली के अंदर, स्पार्क होती है इसके अंदर, चमक होती है, और ट्रांसपेरेंट जैसी होती है, थोड़ी सी पारदर्शी जैसी होती है। देख लेना डायग्राम, देख लेना नेट पे। और ह्यूमन बींग्स तो आते ही हैं। और एक बात याद रखना, क्रोकोडाइल को यहां पर भी रखते हैं, और क्रोकोडाइल को कहां रखते हैं? रेप्टाइल्स में भी रखते हैं। अब रेप्टाइल्स में क्यों रखते हैं? क्योंकि जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो करने के लिए इनको पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इनको रेप्टाइल्स में रखा। ठीक है, और दूसरा, इसको एनिमल किंगडम में मैमल्स में क्यों रखा? तो क्योंकि मैम इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, इनके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, बता देंगे इतनी सारी बातें। तो कोर्डेटा, नॉन कोर्डेटा में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। देन आपको पूछ लिया जाए कि सबसे पहले जो मैमल्स हैं उनका इवोल्यूशन कहां से हुआ? मछलियों से, मछलियों के बाद किस में? एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस से किससे? रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल से कहां गए? तो बर्ड्स में गए, और बर्ड्स से कहां गए? तो मैमल्स में गए। और मैमल्स के एग्जाम्पल सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी मछलियों को हम, क्योंकि इस मछली में भी 4 चैम्बर होते हैं, इसमें भी 4 चैम्बर होते हैं। डॉल्फिन को क्यों रखा? क्योंकि डॉल्फिन का जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है उसको उसका ब्रेन रेगुलेट करता है, जैसे हम लोगों का करता है वैसे। ठीक है, अब देखो, अब आपको इस एनिमल किंगडम में सारे के सारे फाइलम पढ़ने हैं। अब आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है एनिमल किंगडम। ये कुछ तो आपकी बेसिक चीजें थी जो आपको याद होनी चाहिए। जंतु वर्गीकरण, अब इसमें आपको पढ़ने हैं फाइलम। अब मैम फाइलम का मतलब क्या होता है? फाइलम का मतलब है ग्रुप ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे जंतु जिनमें एक जैसे कैरेक्टर हैं, उनको एक ग्रुप में बना दिया और उस ग्रुप को नाम क्या दे दिया हमने? फाइलम नाम दे दिया। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है, फाइलम का मतलब फाइलम ही होता है। तो फाइलम का मतलब क्या होता है? बहुत सारे मैम जीव हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनका, पानी का बोलना आंटी को, पानी, तो बहुत सारे जीव हैं जिनमें एक जैसे करैक्टर हैं, एक जैसे गुण हैं, उनको एक ग्रुप में रख दिया, उन ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? फाइलम बोलते हैं। एक चैम्बर किसी में नहीं होता है। ठीक है, देखो, हाँ मैमल्स एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा होते हैं। अब एक एक करके आपको सारे के सारे फाइलम पढ़ने हैं। सबसे पहला मैं यहां पर आपका फाइलम लिख रही हूं। सबसे 1 नंबर पे जो फाइलम का मतलब तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। फाइलम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स। देखो, सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं यहां पर प्रोटोजोआ। सबसे पहला पढ़ना है आपको प्रोटोजोआ। अब सुन लीजिए, आपको इनमें पढ़ना क्या है? इन सब फाइलम के कैरेक्टर के बारे में स्टडी करनी है हमें, और इन सब फाइलम के एग्जाम्पल। आपसे एग्जाम में पूछेगा
कि कॉकरोच को किस फाइलम में रखा जाता है। आपसे पूछेगा केंचुए को किस फाइलम में रखा जाता है, कछुए को किस फाइलम में रखा जाता है, जो बटरफ्लाई होती है उसको किस फाइलम में रखा जाता है। ऐसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यही आपको पढ़ना है। सबसे पहला प्रोटोजोआ। देखिए प्रोटोजोआ किसको बोलते हैं। प्रोटोजोआ बोला जाता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही टाइप की सेल्स हो, या सेल्स बहुत सारी हो, उनका टाइप क्या हो, एक। मैंने आपको बताया था कि इस धरती पर दो टाइप के लिविंग्स हैं, एक यूनिसेलुलर, एक क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। पढ़ाया था ना मैंने, और मैंने कहा था यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल और सिंगल टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। तो इसमें प्रोटोजोआ में कौन कौन आएंगे। सबसे पहला इसका क्वालिटी क्या होगा, एक नंबर पे मैम ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ध्यान से पढ़ना, एक एक लाइन में यहां क्वेश्चन आएगा आपके पास। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हिंदी में बोलेंगे एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। तो जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किस फाइलम में रखा जाता है, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट आपसे पूछे कि इनकी अक्रेंस कहां होती है, कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं ये, तो आपको बताना है ये एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है, ये जल में रहते हैं, ये जलीय जीव होते हैं। कहाँ रहते हैं ये, पानी में ज्यादा रहते हैं। उसके बाद आपसे पूछे, देखो मैंने बताया था कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक ही सेल होती है, यही सेल है, यही इसका शरीर है। ना ही तो सेल से टिश्यू बनते हैं, ना टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ये सेल ही होती है बस इसके अंदर। तो आप क्या लिखेंगे थर्ड पॉइंट में, इनमें टिश्यूज और इनमें ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। तो लिखोगे टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर एब्सेंट। हिंदी में क्या हो जाएगा, अंग और उत्तक नहीं पाए जाते, अंग और उत्तक नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका कैरेक्टर क्या होना चाहिए, नेक्स्ट होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। तो आपको याद रखना है इसमें रेस्पिरेटरी और जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। इनमें रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, इनमें सांस लेने के लिए और इनमें उत्सर्जन की प्रक्रिया के लिए अलग से कोई ऑर्गन नहीं होता। क्यों, क्योंकि मैम ये सेल है, यही इसका बॉडी है, तो इसी बॉडी सरफेस से ये सांस लेता है और इसी बॉडी सरफेस से कौन सी प्रोसेस करता है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस करता है। पर्टिकुलर अलग से कोई लंग्स नहीं होते, ना कोई किडनी होता है, ना कोई लीवर होता है। आपको याद रखना है कि यही इसका सेल है, यही इसका शरीर है। तो इनमें अलग से कोई भी एक्सक्रीशन के लिए और रेस्पायरेशन के लिए अलग से कोई भी ऑर्गन नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब पूछे ये नेचर में कैसे होते हैं, लिविंग नेचर में कैसे होते हैं। तो ये फ्री स्टेट में भी पाए जा सकते हैं, ये फ्री भी होते हैं, और ये पैरासाइट भी होते हैं। पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे जीव के साथ डिपेंडेंट होना, किसी दूसरे जीव पर डिपेंडेंट होना, किसी अन्य जीव पर निर्भर करना, उसको बोलते हैं हम पैरासाइटिक या पैरासाइट कहा जाता है। पैरासाइटिक या पैरासाइट्स कह सकते हैं, क्योंकि एस लिख लो, पैरासाइट्स। आपसे एग्जाम में पूछे कि यूनिसेलुलर या एक्वेटिक या ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे जीव जिनमें ऑर्गन्स नहीं होते, जिनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए कोई ऑर्गन्स नहीं होता, या जो फ्री या पैरासाइटिक दोनों एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, उनको किस फाइलम में रखा जाता है। आप क्या बताएंगे, उनको प्रोटोजोआ फाइलम में इंक्लूड किया गया है। किस फाइलम में, प्रोटोजोआ फाइलम में। अब सबसे जरूरी है इनके एग्जाम्पल। आपसे एग्जाम में एग्जाम्पल पूछे जाएंगे इसके। देखो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। अगर पूछे आपसे फ्री प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल बताओ, फ्री का मतलब है जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, वो दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो आप यहां पर एग्जाम्पल लिखेंगे इसके कौन कौन सा। सबसे पहला है अमीबा, अमीबा। दूसरा आप एग्जाम्पल लिखेंगे यूग्लिना, यूग्लिना। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना है, वही सब नेम है अमीबा। दूसरा आप एग्जाम्पल लिखेंगे यूग्लिना। तीसरा एग्जाम्पल आप लिखेंगे यहां पर पैरामीशियम, पैरामीशियम। तो ये तीनों कैसे हैं, ये फ्री प्रोटोजोआ है।
अब आपसे पूछ ले कि पैरासाइट्स प्रोटोजोआ के नाम बताओ, मतलब ऐसे प्रोटोजोआ जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। तो देखो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। पहला एग्जाम्पल है यहां पर हिस्टोलाइटिका, हिस्टोलाइटिका एंटामोइबा, हिस्टोलाइटिका एंटामोइबा, ये बैक्टीरिया के नाम है, एंटामोइबा। दूसरा एग्जाम्पल आपको यहां पर याद रखना है प्लाज्मोडियम, याद करो मैंने पढ़ाया था मलेरिया कौन कोज करता है, प्लाज्मोडियम। तीसरा आपको यहां पर एग्जाम्पल लिखना है ट्रिप्नोसोमेना, ट्रिप्नोसोमेना। ये तीनों किस नेचर में रहते हैं, तो ये तीनों पैरासाइट्स नेचर में रहते हैं, और ये तीनों किस नेचर में रहते हैं, फ्री नेचर में। अब देखो एक बात अपने दिमाग में सेट कर लो, ऐसे प्रोटोजोआ जो फ्री नेचर में होते हैं वो कभी भी हमें डिजीज कोज नहीं करते हैं, ये हमें बीमारियां नहीं करते हैं। हमें कौन से बीमारियां करते हैं, पैरासाइट्स, पैरासाइट्स। और पैरासाइट्स कौन से होते हैं, एक हिस्टोलाइटिका एंटोमोइबा, एक प्लाज्मोडियम, एक ट्रिप्नोसोमा। याद करो मेरा डिजीज वाला चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया करता है। एक मच्छर के अंदर रहता है प्लाज्मोडियम, मच्छर काटेगा तो हमारे अंदर आ जाएगा। दूसरा ट्रिप्नोसोमा क्या कर रहा था, स्लीपिंग सिकनेस कर रहा था। ऐसे ही हिस्टोलाइटिका एंटीमोइबा डायरिया कर देता है हमें, ठीक है। तो ये हमेशा डिजीज कोज करने वाले होते हैं, क्योंकि ये किस नेचर के होते हैं, पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का मतलब है दूसरे जीवों पर डिपेंडेंट रहना। और ये कौन से होते हैं, ये फ्री नेचर वाले होते हैं। कौन कौन सा, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। आपसे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसे ऐसे प्रोटोजोआ के नाम बताओ जो फ्री स्टेट में हैं, आप ये तीन नाम बोलोगे। जो पैरासाइटिक नेचर में हैं उनके एग्जाम्पल ये बस। और ये दूसरा, ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये एक्वेटिक नेचर में रहते हैं, मेनली ये पानी में रहते हैं। इनमें ना टिश्यूज होते हैं ना ऑर्गन्स होते हैं, ना ही इनमें लंग्स होते हैं, ना ही इनमें किडनी होते हैं। बस उन्हीं को हम किस में रखते हैं, उनको हम प्रोटोजोआ किंगडम में रखा जाता है। उनको किस किंगडम में रखेंगे हम, प्रोटोजोआ फाइलम में, या किंगडम का भी नाम दे सकते हैं, फाइलम में रखा जाएगा। तो आपका पहला फाइलम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फाइलम है आपका पोरीफेरा। नेक्स्ट कौन सा, आपको इनके एग्जाम्पल ही याद करने, मान के चलिए एग्जाम में आपसे एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछेगा। एग्जाम में एग्जाम्पल के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। थोड़े से नाम टफ है याद करना, बट अगर याद करेंगे तो ऐसा नहीं है कि याद नहीं होंगे, हो जाएंगे। 2-3 बार अगर पढ़ेंगे तो नाम सारे याद हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट आपका फाइलम है, फाइलम नंबर 2। नेक्स्ट फाइलम का नाम है आपका पोरीफेरा। पोरीफेरा। किशन जी गुड इवनिंग। यस देवाशीष, आपने सही आंसर दिया। देखिए पोरीफेरा का मतलब क्या होता है, ये जो आप पोरी वर्ड देख रहे हैं, पोरी का मतलब होता है पोर्स, और पोर्स का मतलब हिंदी में क्या होता है, छिद्र। और फेरा का मतलब होता है बियरिंग। पोर्स होते हैं जिनके अंदर, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जिनके अंदर क्या होते हैं, पोर्स या छिद्र पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पोरीफेरा किंगडम में रखते हैं। ये तो कोई पढ़ाने वाली बात ही नहीं हुई। पोरी का मतलब पोर्स होते हैं, फेरा का मतलब बियरिंग, मतलब ऐसे जीव जिनके अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं या सूक्ष्म छिद्र होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, उनको हम क्या नाम देंगे, उनको हम नाम देते हैं पोरीफेरा फाइलम वाले जीव, ठीक है। और मोस्टली ये कहां रहते हैं, तो ये एक्वेटिक होते हैं। हम एक्वेटिक का मतलब क्या होता है, ये जलीय होता है, ठीक है। कैसी स्ट्रक्चर होती है इनकी, कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है। इनमें बहुत सारे पोर्स होते हैं और इन पोर्स से ऐसे पानी आएगा और यही पोर्स से पानी आउट हो जाता है, ठीक है। जैसे स्पंज समझते हैं ना, स्पंज, स्पंज में पानी आता है, फिर आप निचोड़ोगे तो वापस बाहर चला जाता है, क्योंकि स्पंज के अंदर बहुत स्मॉल पोर्स होते हैं। तो इनको कहा जाता है, इनको एनिमल किंगडम का स्पंज भी कहा जाता है।
इनको एनिमल किंगडम का स्पंज कहा जाता है। आपसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि किस फाइलम के जीव को स्पंज कहा जाता है, आप क्या बताएंगे? पोरीफेरा। नेक्स्ट देखो, इनके नेचर क्या क्या होते हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं। अब यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? ऐसे जीव जिनके अंदर न्यूक्लियस हो और जिनकी सेल्स बहुत डेवलप्ड हो। दो टाइप के जीव होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक किसको कहते हैं? ऐसी सेल जो बहुत प्रिमिटिव हो, जिनके अंदर न्यूक्लियस ना हो, ना ही न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो, उनको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। सेम नाम हिंदी में। यूकैरियोटिक का मतलब होता है न्यू, मतलब जो प्रोकैरियोटिक से बनकर आगे न्यू में डेवलप्ड हो गई हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस होगा, जिनके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? यूकैरियोटिक। तो आपसे पूछिए इनके अंदर सेल्स कैसी होती है, आप बोलेंगे यूकैरियोटिक होती है। उसके बाद आपसे पूछे ये कैसे जीव होते हैं, तो आपको बताना है ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और मल्टी सेल्यूलर का मतलब क्या है? ये बहु कोशिकीय जीव होते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया मैम? इनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, ठीक है, इनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, ठीक है। मैंने बोला है कि इनमें पोर्स होते हैं, तो ये जो पोर्स हैं उनको नाम क्या दिया जाता है? इसको मैं स्टार कर रही हूं, एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि जो पोरीफोरम जीव के अंदर जो पोर्स होते हैं, जो स्मॉल पोर्स होते हैं, उनको नाम क्या दिया जाता है? तो उसको ऑस्टिया नाम दिया जाता है। ऑस्टिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहां से, इस फाइलम से। इनको क्या कहा जाएगा? इनको ऑस्टिया। इनके अंदर जो पोर्स होते हैं, इनके अंदर जो छिद्र होते हैं, उनको नाम क्या दिया जाता है? उनको ऑस्टिया नाम दिया जाता है, ठीक है। ऑस्टिया का मतलब होता है जहां से पानी एंटर करता है और जहां से पानी आउट करता है, ठीक है। दूसरे देखो, ये होते हैं नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब क्या है? ये मूव नहीं कर सकते हैं, एक ही जगह रहेंगे। तो आप लिखोगे इनमें हलचल नहीं हो सकती, इनमें ये मूव नहीं कर सकते, ये नॉन मोटाइल होते हैं। और पूछे कहां पे रहते हैं, तो मैंने बोला एक्वेटिक, पानी वाले एरिया में। कैसे पानी में? तो ये मरीन वाटर में रहते हैं। मरीन वाटर का मतलब होता है समुद्री पानी, समुद्री पानी में ज्यादा रहते हैं, ठीक है। कैसे पानी में? मरीन वाटर में। और पूछा जाए इन ये सांस कहां से लेते हैं, तो पोर्स से लेते हैं। उन पोर्स को नाम क्या दिया जाता है? ऑस्टिया। नॉन मोटाइल होते हैं, एक ही जगह रहेंगे, एक ही जगह रहेंगे, ठीक है। अब देखो आपसे इसके एग्जाम्पल पूछा जाएगा, और ये एग्जाम्पल ही मेन है। मैं यहां पर इस फाइलम के एग्जाम्पल लिख रही हूं। ये जैसे भी नाम है, मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती, आपको इसको याद करना ही पड़ेगा। पहला है साइकोन, सेम नाम हिंदी में। आपसे पूछेगा साइकोन किस फाइलम में आते हैं, आप क्या बताओगे? साइकोन किस फाइलम में आते हैं? तो आपको बताना है पोरीफेरा फाइलम में आते हैं। आपको पूछेगा जो स्पॉन्जिला आते हैं, स्पॉन्जिला, दूसरे हैं स्पॉन्जिला, ये किस फाइलम में आते हैं? आप क्या बताएंगे? पोरीफेरा फाइलम में आते हैं। नेक्स्ट है बाथ स्पंज, ये सारे स्पंज जैसे ही होते हैं, बाथ स्पंज, तो ये भी किस में आएंगे? पोरीफेरा में। और नेक्स्ट है हाइलोनेमा, नेक्स्ट है हाइलोनेमा, ये भी किस में आएंगे? पोरीफेरा में, ठीक है। ये सारे के सारे आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए, ये पोरीफेरा के एग्जाम्पल होते हैं। और ये सब कहाँ होते हैं? तो मरीन वाटर में होते हैं, ये समुद्री पानी में पाए जाते हैं। आपसे एग्जाम्पल देके पूछेगा स्पॉन्जिला किस फाइलम में आते हैं, साइकोन किस में आते हैं, ये आपसे पूछेगा कि जो हाइलोनेमा होते हैं वो किस में आते हैं। तो आप क्या बताएंगे? इनमें पोर्स होते हैं, और पोर्स वाले पोर्स बियरिंग एनिमल्स को कहाँ रखते हैं हम? पोरीफेरा किंगडम में रखते हैं। और इन पोर्स को नाम क्या दिया जाता है? इनको ऑस्टिया नाम दिया जाता है। ठीक है। ये सारे आपको याद रखने हैं। तो आपका दूसरा फाइलम आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फाइलम है आपका निडीरिया, नेक्स्ट फाइलम है आपका निडीरिया। ओहो, आज ये बोर्ड बहुत गंदा हो रखा है, रब हो ही नहीं रहे। पता नहीं क्या हो गया। एक ना इसमें इंक भी फिल कर दो।
नेक्स्ट फाइलम है आपका निडीरिया। देखो ये सी से लिखा जाता है और बोला जाता है एन से, तो इस फाइलम का नाम है निडीरिया फाइलम। रीजन की क्लास हो गई? हाँ, इस फाइलम का नाम है निडीरिया फाइलम। ठीक है, निडीरिया। देखो इस निडीरिया में कौन आता है? इसमें भी मोस्टली जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वही आते हैं। ये भी एक्वेटिक होते हैं, और एक्वेटिक का मतलब क्या है? ये भी जलीय जीव होते हैं, जल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इनकी क्वालिटी होती है कि इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है। आपसे पूछेगा कि इनके न्यूट्रिशन का मोड कैसा होता है, इनमें पोषण की प्रक्रिया कैसी होती है, तो आप बताएंगे ये हेट्रोट्रोफ्स होते हैं। हेट्रोट्रोफ्स का मतलब क्या होता है? ये न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। हेटेरोट्रोफ्स होते हैं। और हिंदी में क्या होगा? ये परपोषी जीव होते हैं, मतलब अपने पोषण के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, उसी को कहा जाता है आपको, इसका नाम क्या बोलेंगे हम? हेटेरोट्रोफ्स। इनमें ब्लड नहीं पाया जाता, ये मैं स्टार कर रही हूं, ब्लड इज एब्सेंट। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस फाइलम के जीवों में खून नहीं होता है। और जब ब्लड नहीं है तो यहां पर सर्कुलेटरी ऑर्गन्स नहीं होते, इनमें सर्कुलेटरी ऑर्गन्स नहीं होते, आगे मैंने क्रॉस कर दिया है। और इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी नहीं होते हैं, इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी नहीं होते हैं। उत्सर्जन के लिए पदार्थ, उत्सर्जन के लिए ऑर्गन नहीं होंगे, और इनमें सर्कुलेटरी ऑर्गन में नहीं होंगे, और इनमें खून नहीं होता है। ये बात आपको याद रखनी है। पूछा जाए निडेरिया क्या सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, इनका सबसे अच्छा कैरेक्टर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? इनमें खून नहीं होता है। एब्सेंस ऑफ नहीं, हाइड्रा और जेलीफिश यहां नहीं आएंगे। देवाशीष आप तो बहुत मतलब वो हो रहे हैं, नहीं ये नहीं आएंगे। ठीक है, अब आपसे पूछे निडीरिया के एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं। अच्छा, आप निडीरिया के एग्जाम्पल बता रहे हैं तो आप सही बता रहे हैं। अगर देवाशीष आपने अगर निडीरिया का बताया है तो आपने सही बताया है कि यहां पर कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे। इसमें हाइड्रा आएगा, उसमें ओबेलिया आएगा, इसमें पोरपिटा आएगा, है ना। तो इसके एग्जाम्पल लिखिए कौन कौन से आते हैं। इसमें हाइड्रा, इसमें पोरपिटा, इसमें हाइड्रा आप देखेंगे एक समुद्र में पाए जाने वाला एक जीव होता है, आप गूगल करके देखिएगा। और नेक्स्ट आता है इसमें कोरल और ओबेलिया। नेक्स्ट है यहां पर एग्जाम्पल कोरल, नेक्स्ट है ओबेलिया। ठीक है, तो ये 4 एग्जाम्पल किसके होते हैं? तो ये 4 निडीरिया के होते हैं। देखो पहले साइंटिस्ट लोग क्या करते थे, आपका जो जेली फिश है, जो आपका जेली जैसी फिश होती है, मछली होती है, उसको भी कहां रखते थे? निडीरिया में रखते थे। बट अब इसको यहां से हटा दिया है, अब आपको ये यहां नहीं पढ़ना है। जेली फिश यहां नहीं रखी जाएगी, उसमें चमक होती है और वो ट्रांसपेरेंट होती है, तो उसका अलग से एक और किंगडम बना दिया है जिनकी ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है। जबकि ये जो आप 4 देखेंगे इनकी ट्रांसपेरेंट बॉडी नहीं होती है। तो पहले जेली फिश को यहीं रखा जाता था क्योंकि जेली फिश में भी ब्लड नहीं होता है, खून नहीं होता है जेली फिश में। बट इन चारों में चमक नहीं थी, शाइनिंग नहीं थी, और ये ट्रांसपेरेंट नहीं थे, तो इसलिए इनका अलग किंगडम बना दिया और जेली फिश का अलग से फाइलम बना दिया। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका अगला जो फाइलम है, यहां पर सबसे अच्छा एग्जांपल हाइड्रा भी पूछा जाता है, कोरल भी पूछा जाता है, ओबेलिया भी पूछा जाता है। किस फाइलम में आते हैं? तो आप क्या बताएंगे? ये निडीरिया फाइलम में आते हैं, ये निडीरिया फाइलम में आते हैं। नेक्स्ट है टेनोफोरा, नेक्स्ट फाइलम का नाम है आपका टेनोफोरा। तो जो जेली फिश थी उनको पहले निडीरिया में रखा जाता था, अब निडीरिया से हटाकर इनको टेनोफोरा में लगा दिया गया है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि टेनोफोरा किंगडम के या टेनोफोरा फाइलम के एग्जाम्पल बताइए। आप बताएंगे जेली फिश, नेक्स्ट है
टेनोफोरा। देखिए लिखा जाएगा सी से, प्रोनाउंस किया जाएगा टी से, टेनोफोरा। इसकी दो क्वालिटी होती है, एक तो इनमें भी ब्लड नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ ब्लड, रुधिर का अभाव होता है या खून नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, इन्हें ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये पारदर्शी होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनका जो शरीर होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। फिर आपसे पूछे कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको बताना है ये भी मरीन वाटर में पाए जाते हैं। मरीन वाटर का मतलब क्या है? समुद्री पानी। अरे राहुल, हाँ हो जाएगा वीडियो की क्वालिटी, रुक जाइए राहुल, बार बार कमेंट मत करो, हो जाएगा। फिताकर्मी ये नहीं होते देवाशीष, नहीं ये फिताकर्मी नहीं होते हैं, वो तो प्लेटीहेल्मिन्थीज कृमि तो वहां आते हैं। ये भी कहाँ होते हैं? तो ये भी समुद्री पानी में पाए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपको बताना है, इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? जेली फिश। जो जेली फिश होती है उसके अंदर चमक होती है और उसका शरीर ट्रांसपेरेंट जैसा एकदम पारदर्शी शरीर होता है। यही आपको बताना है कि जो जेली फिश है उसको कहाँ रख दिया गया है। तो जेली फिश को आप पहले निडीरिया में था, अब मैम टीनोफोरा में रख दिया गया है। और जेली फिश का एक दूसरा नाम होता है ओरेलिया। इसको ओरेलिया नाम से भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछे ओरेलिया को कहाँ रखा गया है, तो आप क्या बताएंगे? ओरेलिया ऑर्गेनिजम्स को टीनोफेरा में रखा गया है। पहले किस में थे? निडीरिया में, अब इसको यहां रख दिया गया है। ठीक है, अरे हो जाएगा क्वालिटी का यार, रुक तो जाओ राहुल, तुम इतने क्या बोल रहे हो गया? तो ये आपका टीनोफेरा हो गया। एक ही एग्जाम्पल याद रखना है आपको, जेलीफिश कहाँ आएगा? टीनोफोरा में, जबकि हाइड्रा कहाँ आएगा? निडीरिया में। और जबकि वो कह रहे हैं कि वो कर दीजिए, क्वालिटी कर दीजिए 240 पे। जब हमारा ऐप अपडेट हो जाएगा तो उसमें हो जाएगा, रुक जाइए थोड़ा। ठीक है, बता देंगे। आपसे पूछे हाइड्रा कहाँ आता है, तो सबको याद हो गया होगा किसमें? निडीरिया में। आपसे पूछे जेलीफिश किस में आती है, पहले निडीरिया में आती थी, आप किस में रख दिया? टीनोफेरा में। आपसे पूछे कि जो आपका अमीबा, एंटामोइबा, हिस्टोलाइटिका, प्लाज्मोडियम में कहाँ आते हैं? प्रोटोजोआ में आते हैं। और जो स्पंज जैसे बॉडी वाले होते हैं, साइकोन वगैरह, वो कहाँ पे आते हैं? तो वो कहाँ पे आएंगे मैम? पोरीफोरा में आएंगे। और जो पोर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ओस्टिया कहा जाता है। ठीक है, चलो इतना याद हो गया। नेक्स्ट लिखो फाइलम। नेक्स्ट फाइलम का आपका नाम है प्लेटीहेल्मिन्थीज। नेक्स्ट फाइलम का नाम है आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट वाले, जो फ्लैट हैं, जो प्लेट के जैसे चपटे होते हैं। नेक्स्ट लिखिए, प्लेटी हेल्मन सॉरी प्लेटीहेल्मिन्थीज। देखो, प्लेट का मतलब होता है फ्लैट, और हेल्मिन्थीज का मतलब होता है यहां पर वोम। वोम का मतलब तो आप समझते ही होंगे, वोम का मतलब होता है क्रीमी, क्रीमी। और हिंदी में फ्लैट को बोलेंगे चपटे। तो ऐसे इंसेक्ट्स जो चपटे होते हैं, जो वोम, ऐसे वोम जो फ्लैट होते हैं, जो प्लेट के जैसे चपटे आकार के होते हैं, उनको कहां रखते हैं हम? प्लेटीहेल्मिन्थीज में रखते हैं। उनको कहां रखते हैं हम? प्लेटीहेल्मिन्थीज में रखते हैं। ठीक है, अब देखो इनकी क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इनका प्रजनन कैसे होता है, इनमें जनन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो इसमें रिप्रोडक्शन दो टाइप से हो सकता है, एक सेक्सुअल भी हो सकता है। सेक्सुअल का मतलब है गैमेट सेल के थ्रू होने वाला, प्रजनन कोशिकाओं के थ्रू होने वाला। तो एक तो ये लैंगिक भी हो सकता है, दूसरा ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। अलैंगिक जनन भी होता है इनमें, मतलब जो सेक्स ऑर्गन्स के थ्रू ना हो, किसी और प्रोसेस के थ्रू हो। दूसरा देखो, ये सबसे अच्छा है, मैं इसको स्टार करके लिख रही हूं, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। ये बाइसेक्सुअल का मतलब है ये द्विलैंगिक होते हैं। कहने का मतलब है एक ही जीव के ऊपर, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक जीव है,
इसी पे तो आपका मेल वाला सेक्स ऑर्गन होगा और यहीं पर फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे। तो जब दोनों एक ही साइड हैं, दोनों एक ही जीव पर हैं, यहां पर ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, यहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, बाइसेक्सुअल। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि किस टाइप के वर्म जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल वर्म होते हैं। आप एग्जाम्पल क्या देंगे, प्लेटीहेल्मिन्थीज, मतलब कहने का मतलब हो गया एक ही जीव पर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। लाइक फ्लावर पे बताए थे मैंने, फ्लावर में जो आपका प्लांट होते हैं उसके फ्लावर वाले पार्ट में दोनों होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक साइड होते हैं। ठीक है, ये आप बता देंगे। नेक्स्ट आपको लिखना है कि इनमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता, एब्सेंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है तो आप सब जानते हैं, एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलते हैं, आहार नाल, जहां पर फूड पाइप, पूरा का पूरा पाइप, फूड पाइप का मतलब ये वाला पाइप नहीं जिसमें सारे के सारे ऑर्गन्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं वो नहीं होते हैं, तो इसमें आहार नाल का अभाव होता है। कहने का मतलब है इसमें जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो नहीं होते हैं। अब पूछे ये कैसे नेचर के होते हैं, तो आपको बताना है ये पैरासाइट्स होते हैं, ये पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। कैसे होते हैं ये, ऐसे एकदम चपट्टे जैसे, ऐसे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछेगा इसके एग्जाम्पल कौन कौन से जो मेन है। मैं इसके एग्जाम्पल आपको ब्लू कलर से लिख के बता रही हूं। इसके एग्जाम्पल में सबसे पहला आपको बताना है टीनिया। इसका पहला एग्जाम्पल है टीनिया, टीनिया। ठीक है, टीनिया। और ये जो टीनिया होता है इसको टेप वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। टेप वॉर्म समझते हो, जैसे इंच टेप नहीं होती एकदम फ्लैट, वैसी, इसको टेप वॉर्म के नाम से जाना जाता है। दूसरा आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं टीनिया के बाद फैजिला। दूसरा एग्जाम्पल है इसका फैजिला, दूसरा एग्जाम्पल फैजिला। टीनिया भी इसी का एग्जाम्पल और फैजिला भी इसी का एग्जाम्पल। तो आपसे पूछे प्लेटीहेल्मिन्थीज के एग्जाम्पल, आप बोलोगे टेप वॉर्म किस में आते हैं, तो टीनिया में, टीनिया को ही टेप वॉर्म कहते हैं। और प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं ऐसे चपट्टे आकार के होते हैं एकदम, जिनको कहाँ रखा जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में रखा जाता है। यहां पर सबसे अच्छी बात क्या थी याद करने के लिए, ये बाइसेक्सुअल होते हैं, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। और इनमें क्या नहीं होता, इसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता, इनमें डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं होते हैं। ठीक है, और इसका आकार कैसा होता है, फ्लैट या प्लेट का जैसा होता है। एग्जाम्पल टीनिया और फैजिला। फैजिला को स्टार कर लो, ये ज्यादा पूछा जाता है कि फैजिला को किस फाइलम में रखा जाता है, तो आप बताएंगे फैजिला को किस फाइलम में, प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम में रखा जाता है। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम में। हाँ, रिबन लाइक स्ट्रक्चर, मैंने बोला ना जैसे वो इंच टेप नहीं आता, इंच टेप एकदम, रिबन समझते हैं, रिबन, तो उसके जैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है। हेयर बैंड में लगाते हैं ना, रिबन लगाते हैं, उसके जैसे। हाँ, ये वाला जो होता है फैजिला, ये ह्यूमन पैरासाइट ही होता है, ये हमारे लीवर में होता है। देवाशीष, ये इसी का एग्जाम्पल है, ये हमारे लीवर में होता है, इसको लीवर वॉर्म प्लेटीहेल्मिन्थीज भी नाम दिया जाता है। नेक्स्ट फाइलम है आपका निमेटोडा। नेक्स्ट है निमेटोडा। ये सारे एग्जाम्पल याद करने हैं आपको, ऐसे ही नहीं लिख रही हूं मैं नाम, एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। हाँ, नाम बहुत डिफिकल्ट है याद करना, बट अगर 2-4 बार याद करेंगे तो मुझे लगता है सारे याद हो जाएंगे आपको। जो फैजिला होता है देवाशीष, वो मैमल्स पैरासाइट ही होता है, मैमल्स के लीवर में रहता है। ये हमारे लीवर को डैमेज करने का काम करता है। और जो टेप वॉर्म होते हैं वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में इंफेक्शन करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है निमेटोडा। निमेटोडा सेम नाम हिंदी में कोई कंफ्यूज नहीं है, आपको होना ही नहीं है। निमेटोडा, देखिए ये क्या होते हैं, ऐसे राउंड होते हैं, जो राउंड से ऐसे वॉर्म्स होते हैं। निमेटोडा का मतलब होता है राउंड वॉर्म, याद रखना है आपको, जिनका आकार कैसा हो, गोल हो। इनको गोल कृमि नाम दिया जाता है।
हिंदी मीडियम वाले बच्चे याद रखेंगे। वो पहले वाले कैसे थे, चपट्टे क्रमी, और ये क्या है, ये गोल क्रमी है। ठीक है, ये दोनों नेचर में रह सकते हैं, ये फ्री भी रह सकते हैं और ये पैरासाइट्स भी होते हैं। पैरासाइट्स का मतलब है दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होने वाले। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। जो इनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं या इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो सेपरेट होते हैं। मतलब एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, एक जगह ही नहीं होगा। जबकि प्लेटीहेल्मिन्थीज में एक ही जगह होते हैं, इसलिए बाइसेक्सुअल कहा जाता है उसको। और ये जो राउंड वर्म होते हैं ये किस में रखे जाते हैं, निमेटोडा में। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ अलग नहीं आता। आपसे पूछेगा जो फ्लैट वर्म होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं, आप बताओगे प्लेटीहेल्मिन्थीज में। आपसे पूछेगा कि जो राउंड वर्म होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं, आप बताओगे निमेटोडा में रखा जाता है। हाँ, राउंड वर्म, बिल्कुल यही बोला है आपने। और मोस्टली ये बच्चों को इफेक्ट करते हैं। जो बच्चों में बीमारियां होती हैं वो मोस्टली नेमाटोडा किंगडम के ही, इसी फाइलम के आपके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो करते हैं। देखो ये कैसे होते हैं, ऐसे राउंड राउंड बना होता है इसमें ऐसे, तो इनको राउंड वर्म का नाम दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल क्या आएगा। सबसे पहला और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम्पल एस्केरस। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है एस्केरस। दूसरा वुचरेरिया ब्रोनकाफ्टी, वुचरेरिया ब्रोनकाफ्टी। और मैंने आपको लिखवाया था जो वुचरेरिया ब्रोनकाफ्टी होती है वो कौन सी बीमारी कोज करती है, ये एस्केरस तो स्कैबीज करती है। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं कि स्कैबीज किस फाइलम के जीव करते हैं, आप क्या बताएंगे, नेमाटोडा। और वुचरेरिया ब्रोनकाफ्टी में क्या बताया था मैंने, फिलेरियसिस या एल्फेंटियासिस, है ना, हाथी पांव बीमारी, कौन करते हैं, नेमाटोडा करते हैं। तो आपसे सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एस्केरस को कहां रखा जाता है या वुचरेरिया ब्रोनकाफ्टी को कहां रखा जाता है, इन वोम को कहां रखा जाता है। तो ये राउंड वोम होते हैं ऐसे, और इनको किस में रखेंगे हम, नेमाटोडा में रखेंगे। राहुल क्या बोल रहे हैं आप, मैम आपके पढ़ाई से ही आया है सब कुछ जेई एग्जाम में। ओके राहुल धाकर, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट फाइलम लिखिए आप नेमाटोडा के बाद। नेमाटोडा के बाद नेक्स्ट आता है आपका एनेलिडा। नेक्स्ट आता है आपका एनेलिडा। एनेलिडा किसको बोलते हैं, जिनका शरीर सेगमेंट में बटा हुआ होता है। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है एनेलिडा वाला, जिनका शरीर सेगमेंट में बटा हुआ होता है। तो नेक्स्ट फाइलम का नाम क्या है, एनेलिडा। एनेलिडा फाइलम। ठीक है, एनेलिडा किसको बोलते हैं, ऐसे जीव जिनका शरीर सेगमेंट में बंटा हुआ हो। सेगमेंट का मतलब है अलग अलग खंड बने हुए हो जिनके अंदर। ऐसे जीव जिनका शरीर सेगमेंट में बना हुआ हो, देखो कैसे, ऐसे एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, तीन सेगमेंट, चार, ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स बने हुए हों। तो इस जीव को हम नाम, इन जीवों को हम कहाँ रखेंगे, इसको हम एनेलिडा में रखेंगे। ठीक है, इसमें इसकी दो तीन क्वालिटी होती हैं। देखो इनमें रिप्रोडक्शन पूछे कैसा होता है तो आप बताएंगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि गैमेट सेल के थ्रू ही इनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। हिंदी में क्या बोलेंगे, लैंगिक प्रजनन, मतलब मेल और फीमेल गैमेट, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, तो उनके फर्टिलाइजेशन से ही क्या बनेंगे, यहां पर नए जीव बनेंगे। नेक्स्ट, ये फ्री भी रह सकते हैं और ये पैरासाइट्स भी रह सकते हैं, ये पैरासाइट्स भी रह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल रट्टे लगा लो, इसके एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म। बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है अर्थवॉर्म या केंचुए को किस फाइलम में रखा जाता है, आप क्या बताएंगे, एनेलिडा। दूसरा, जो लीच होती हैं, और लीच क्या होती हैं, जोंक, तो जोंक को किस फाइलम में रखा जाता है, एनेलिडा। ये दोनों आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। यस देवाशीष, आपने बहुत सही आंसर दिया है, अर्थवॉर्म। यस, लीच भी यहीं आएगा। यस, बिल्कुल बोला आपने। एक बोल रहे मैम ये गैमेट सेल क्या होता है, अरे बेटा गैमेट सेल पढ़ाया है मैंने। गैमेट सेल का मतलब होता है प्रजनन कोशिकाएं। जैसे हम लोगों में होती है, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम होती हैं,
ठीक है। हाँ, वैलिडिटी इंक्रीज करवा दूंगी राहुल, डोंट वरी, आप रिवाइज कीजिए अच्छे से। जब तक आपका एनटीपीसी एग्जाम नहीं होगा तब तक आपका वीडियो आपके फोन में सेव रहेगा। क्लियर? ठीक है, चलो। तो अर्थवॉर्म याद रखेंगे। अर्थवॉर्म और लीच कहाँ आते हैं? कुछ बच्चे सोच रहे हैं कॉकरोच, कॉकरोच यहां नहीं आता बेटा, यहां पर सिर्फ क्या आते हैं? अर्थवॉर्म और लीच। लीच समझते हैं ना, जोंक। तो ये कहां आते हैं मैम? ये लीच एंड जोंक। जोंक नहीं देखा आशु, जो शरीर के ऊपर चिपक जाती हैं एकदम। तो ये आती है कहां पर? एनिलिडा में। नेक्स्ट है मोलस्का। मोलस्का क्या होते हैं? बहुत ही सॉफ्ट, इसको ऐसे बोलो मोलस्का, बहुत ही सॉफ्ट से जीव, उनको रखा जाता है मोलस्का में। चलो, अरे 2-3 बार वीडियो देखना, सारे एग्जाम्पल याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं इनको याद करना। नेक्स्ट फाइलम कौन सा है? मोलस्का। क्या कह रहे हैं आप? हिंदी में सेम नाम है मोलस्का। देखो, मोलस्का का मतलब क्या होता है? ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो, सॉफ्ट बॉडी हो, जिनका एकदम मुलायम शरीर हो। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है सॉफ्ट बॉडी वाले ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को किस किंगडम में, किस फाइलम में रखा जाता है? मोलस्का। ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम कहने का मतलब क्या हो गया? यह जंतु जगत का दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा फाइलम है। इसको स्टार कर लेना, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। सबसे बड़ा फाइलम है, पूछा जाए एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा कौन सा होता है? वो ऑर्थोपोडा होते हैं। पूछा जाए दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा आप फाइलम बताएंगे तो कौन सा? मोलस्का। और मोलस्का कैसे होते हैं? जिनका शरीर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो। ठीक है। अब देखो, दूसरा देखो, ये क्या करते हैं? आपको एक पॉइंट याद रखना है, दे सीक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट। दे सीक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट। ये किसका निर्माण करते हैं? ये CaCO3 का। देखो, इनका शरीर बहुत सॉफ्ट होता है, तो इनको सेफ्टी देने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए एक कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं। और जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ज़्यादा, वो इनके बाहर ऐसे लेयर बना लेता है, तो ये क्या हो जाते हैं? ये सेफ रहते हैं। तो बहुत बार एग्जाम में देखो ये कैसे होते हैं? ये खुद ऐसे होंगे। ये जब कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की इनके बाहर ऐसे लेयर बन जाती है, जो बहुत हार्ड हो जाती है। ठीक है। और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस फाइलम के किंगडम, इस फाइलम के जीवों का नाम बताओ जो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं, जिनके बाहर कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बनी होती है। आकांक्षा तोमर, ओके मैम, मेरा पेपर आज हुआ RRB JEE का। थैंक्स मैम, आपने बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया। ओके मैम, थैंक यू सो मच। लार्जेस्ट आगे बताएंगे बेटा, रुक जाओ। ठीक है। देखो, अब इसके एग्जाम्पल, ये कहां होते हैं? तो ये भी आप लिख सकते हैं, ये एक्वेटिक एनिमल होते हैं, पानी में होते हैं। ये भी जो बच्चा पूछ रहे हैं मैम कहाँ होते हैं, तो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। आपसे पूछे अब एक्वेटिक एनिमल हैं तो इनका रेस्पिरेटरी सांस कहाँ से लेंगे? गिल से लेंगे। इनमें क्या होते हैं? गलफड़े होते हैं। ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा इसके एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपको याद करने। सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका ऑक्टोपस। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑक्टोपस को किस फाइलम में रखा गया है, तो आपको क्या बताना है? ऑक्टोपस को मोलस्का फाइलम में। देखा होगा आपने, बहुत सॉफ्ट होते हैं। हाँ, ऑक्टोपस के क्वेश्चन आता है कि ऑक्टोपस के कितने पैर होते, कितने आर्म्स होती हैं, तो आपको बताना है इसके, मतलब पैर भी वही होते हैं, इसके 8 आर्म्स होती है, 8 भुजाएं होती हैं इसके, 8 भुजाएं। और इसको कहा जाता है डेविल फिश। इसको डेविल फिश का नाम भी देते हैं।
ठीक है, तो ऑक्टोपस कहाँ आएंगे, यहां पर। दूसरा आप बोल सकते हैं इसमें, यहां पर एग्जाम्पल आता है पर्ल ऑस्टर का, मोती सीप, इसका दूसरा एग्जाम्पल है, यहां लिख सकते हैं पर्ल ऑस्टर, मोती सीप। समझते हैं ना मोती सीप, तो आप समझते ही होंगे। ये भी किस में आता है, मोलस्का में आता है। ठीक है, एप्पल स्नेल लिख लो, एप्पल स्नेल। एक एग्जाम्पल और लिख लो, जो ब्लू से लिख रही हूं मैं, आपके सारे एग्जाम्पल है। एप्पल स्नेल क्या होता है, ये शंख समझते हैं, शंख, शंख तो सब समझते होंगे, तो वो शंख भी किस में आते हैं, तो आपके मोलस्का में आते हैं। शंख को किस में रखा गया है, मोलस्का में। या आप लैंड स्नेल भी लिख सकते हैं इसके अंदर, लैंड स्नेल, जिसका एग्जाम्पल होगा घोंगा, घोंगा। ठीक है, ज्यादा नहीं तो एक तो शंख वाला याद रखो कि एप्पल स्नेल को कहां रखा गया, मोलस्का में। जो मोती सीप होती है, जो पर्ल ऑस्टर होती है, वो भी कहां रखेगी, मोलस्का में। ऑक्टोपस के कितनी भुजाएं होती हैं, 8, इसको क्या बोलते हैं, डेविल फिश। ठीक है, और ऑक्टोपस कहां रखे गए हैं, मोलस्का में रखा गया। हाँ जी, घोंगा, घोंगा लैंड स्नेल की हिंदी होती है घोंगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिखिए, ये आपका मोलस्का था, आपका फाइलम। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा का मतलब है जिनके पैर आपस में जुड़े होते हैं, जिनकी टांगे आपस में जुड़ी होती हैं। डेविल फिश किसको कहते हैं, तो डेविल फिश ऑक्टोपस को ही कहा जाता है। उसमें 8 भुजाएं होती हैं, दिखने में डेविल लगता है वो। डेविल तो समझते ही होंगे, मूवी देखी होगी ना। नेक्स्ट है आपका फाइलम अर्थ्रोपोडा। ये सबसे बड़ा फाइलम होता है अर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, अर्थ्रोपोडा। लिखो लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो पोड़ा का मतलब क्या होता है, पोड़ा पोड़ी आप समझते ही होंगे, वेस्ट बंगाल वाले तो, बट यहां पर इसका मतलब होता है लेग्स। जिनके पैर आपस में जुड़े होते हैं उनको अर्थ्रोपोडा में रखा जाता है। ठीक है, जिनके पैर आपस में। और दूसरा आप बोल सकते हैं इनमें फ्रेगमेंट होते हैं, और ये फ्रेगमेंट आपस में ऐसे जुड़े हुए होते हैं। एक फ्रेगमेंट, फिर दूसरा फ्रेगमेंट, फिर तीसरा फ्रेगमेंट, फिर चौथा फ्रेगमेंट, ये 5वां फ्रेगमेंट। ये जो फ्रेगमेंट होते हैं ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। फ्रेगमेंट का मतलब होता है खंड भाग, और इस फ्रेगमेंट को दूसरा नाम अपेंडेजेस दिया जाता है। इसका दूसरा नाम होता है अपेंडेजेस, अपेंडेजेस। तो इनका शरीर सेगमेंट्स में होता है और वो सेगमेंट्स कहलाते हैं अपेंडेजेस। फ्रेगमेंट या अपेंडेजेस, ठीक है। और लार्जेस्ट किंगडम होता है। आपसे पूछे इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो आप बताएंगे ये हेटेरोट्रोप्स होते हैं। और हेटेरोट्रोप्स का मतलब क्या होता है, परपोसी। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं। आपसे पूछे कि इसमें क्या कौन कौन से आते हैं, अच्छा ये कहाँ कहाँ रह सकते हैं, किसी ने पूछा है मुझसे कहाँ कहाँ रह सकते हैं, तो ये एयर में रह सकते हैं, दूसरा ये लैंड में रह सकते हैं, तीसरा ये पानी में भी रह सकते हैं, ये वाटर में भी रह सकते हैं, तीनों एरियो में रह सकते हैं। और इसमें क्या क्या आते हैं, तो जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो कहाँ आते हैं, अर्थ्रोपोडा में। जो आपकी बटरफ्लाई होती हैं, तितली होती हैं, वो कहाँ आती हैं, अर्थ्रोपोडा में। नेक्स्ट जो कॉकरोच होते हैं वो कहाँ आते हैं, अर्थ्रोपोडा में। नेक्स्ट जो प्रॉन होते हैं, प्रॉन तो समझते होंगे, झींगा मछली, झींगा, तो वो भी कहाँ आते हैं, अर्थ्रोपोडा में। जो क्रैब्स होते हैं, क्रैब्स क्या होते हैं, केकड़े, तो केकड़े भी कहाँ आते हैं, अर्थ्रोपोडा में। केकड़ों के भी आप देखना फ्रेगमेंट में बॉडी होती है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछे जो उड़ने वाले इंसेक्ट्स आते हैं, जो फ्लाई इंसेक्ट्स आते हैं, तो वो भी कहाँ पर आते हैं, आपके अर्थ्रोपोडा में आते हैं।
सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका कॉकरोच, कॉकरोच, और एक पूछ लिया जाता है आपका बटरफ्लाई। ये दोनों किस में आते हैं? अर्थ्रोपोडा में। जिनका शरीर फ्रेगमेंट में बटा हुआ, उन फ्रेगमेंट आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिनको अपेंडेजेस कहा जाता है, उनको हम अर्थ्रोपोडा में रखते हैं। डक्ट के थ्रू ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में होते हैं सेगमेंट में। एक हेड वाला सेगमेंट होगा, एक लेग वाला सेगमेंट होगा, एक आपका पेट वाला सेगमेंट होगा, है ना, एक आपका गले वाला सेगमेंट होगा, तो उनको अर्थ्रोपोडा में रखा जाता है। और ये सबसे बड़ा फाइलम है, ये याद रखना। और सेकंड लार्जेस्ट कौन सा होता है? मोलस्का। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट पूछे जाए तो मोलस्का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा आता है आपका? नेक्स्ट आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा नेक्स्ट है आपका इकाइनोडर्मेटा। देखो, आपने देखा होगा जो स्किन की स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं हम? स्किन की स्टडी को बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। तो जहां पर डर्मेटा वर्ड देखते हैं उसका मतलब होता है स्किन, त्वचा। और इकाइनो का मतलब होता है इनके ऊपर कांटे होते हैं, उनके ऊपर स्पाइन लगे हुए होते हैं, स्पाइन, कांटे होते हैं। तो ऐसे जीव जिनके शरीर के ऊपर, जिनकी त्वचा के ऊपर स्पाइन्स हो, जिन पे क्या हो? कांटे हो। हाँ जी, आशु जयपुरा बहुत सही बोल रहे हैं, वो बाइसेक्सुअल होते हैं, वो अपना टाइम के मतलब जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग अपना जो जेंडर है वो चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल सही बोला है आपने। ठीक है, तो आपको याद रखना है इकाइनोडर्मेटा में कौन होते हैं? जो ऐसे जीव जिनके शरीर के ऊपर कांटे पाए जाते हैं। और मेनली ये कहाँ रहते हैं? ये समुद्री पानी में रहते हैं, ये मरीन वाटर में पाए जाते हैं, समुद्री पानी में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखो, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, स्टारफिश। स्टारफिश तो आपको पता ही है कैसी सी होती है ना? स्टारफिश, स्टारफिश किस में आती है? इकाइनोडर्मेटा में। सी कुकुम्बर एक कीड़ा सा होता है, वो आपके खीरे जैसा दिखता है, खीरा होता है ना उसके जैसा लगता है, वो समुद्री खीरा। इसको हिंदी में कहा जाता है समुद्री खीरा, बट ये खाने वाला खीरा नहीं होता है। ठीक है, खाने वाला नहीं होता है। तीसरा हो गया यहाँ पर सी लिली, जो लिली होती है, लिली जैसी लगती है, जिसको लिविंग एनिमल कहा जाता है। सी लिली, इसको लिविंग एनिमल कहा जाता है, जीवित जंतु कहा जाता है। एक और लिख लो आप, सी अर्किन। एक और सी अर्किन, सी में रहते हैं मेनली, सी अर्किन। ये सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं? इकाइनोडर्मेटा। तो जो स्टारफिश होती है आपने देखा होगा, इसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे स्पाइन्स दिखते हैं आपको, ऐसे कीड़े कांटे लगे हुए दिखते हैं। तो इसको कहाँ रखेंगे हम? इकाइनोडर्मेटा में। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। अगर पूछे जेली फिश कहाँ रखी जाती है, तो मैंने आपको पीछे बताई थी। अगर आपसे पूछे कि आपके जो स्टारफिश है वो कहाँ रखी जाती है, वो इकाइनोडर्मेटा में रखी जाती है। ठीक है, क्योंकि इसके शरीर के ऊपर क्या होते हैं? कांटे होते हैं, इसके शरीर के ऊपर स्पाइन्स लगे हुए होते हैं, इसलिए। नेक्स्ट देखो आपका फाइलम, नेक्स्ट है फिश वाला, मछलियों वाला। अब मछलियों में कुछ आपको एग्जाम्पल लिखवा देती हूं मैं, जो कहाँ आती हैं, किस मछली, कौन कौन सी मछली वाले में आएंगी। नेक्स्ट है फिश, मछली जिनके अंदर गिल्स हो, जो गलफड़ों से सांस ले, मेनली वो फिश आती हैं। देखो कौन कौन सी आएगी यहाँ पर एग्जाम्पल। सबसे पहला है शार्क फिश। शार्क फिश कहाँ आती है? फिश में आती है, पीछे ही बताया था मैंने। और इसको क्या कहा जाता है? इसको डॉग फिश कहा जाता है, इसको कुत्ता मछली कहा जाता है। एक बात याद रखना, कुत्ता मछली क्यों बोला? क्योंकि उसके जो सूंघने वाले सेंस होते हैं तो वो बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा आपको एक पॉइंट याद रखना है, शार्क फिश में हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, इसमें बोन्स नहीं होती हैं, हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, बोन्स एब्सेंट होती है। यह पॉइंट भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछे हिपोकैम्पस कहाँ आते? हिपोकैम्पस,
इसको कहा जाता है सी हॉर्स, सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा। ये भी कहाँ आएगा, ये घोड़ा है, कहीं आप सोचे घोड़ा है तो मैमल्स में रख दें, नहीं, ये सी हॉर्स का नाम दिया जाता है। ये कहाँ आएगा, मछली में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसी मछली जो मॉस्किटो खाती है, जो मच्छर खाती है, उसको बोलते हैं गैम्बूसिया। नेक्स्ट है गैम्बूसिया, सेम नाम हिंदी में। गैम्बूसिया मछली कौन सी होती है, जो मच्छर खाती है, इंसेक्ट फिश कहते हैं इसको। मछली जो क्या खाती है, मच्छर खाती है, जो मच्छर खा के सरवाइव करती है। नेक्स्ट है आपका स्टोन फिश, स्टोन फिश हिंदी में बोलते हैं इसको पत्थर मछली, और इसको कहा जाता है पॉइजनियस फिश। इसके अंदर बहुत जहर होता है, जहर वाली मछली, पॉइजनियस फिश। जहर वाली मछली नाम पूछे तो कौन सा बताएंगे आप, स्टोन फिश बता देंगे। शार्क फिश पूछे उसको क्या बोलते हैं हम, डॉग फिश बोलते हैं। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि गैम्बूसिया क्या खाती है तो आप बताएंगे मच्छर खाती है। हिपोकैम्पस सी हॉर्स का नाम दिया जाता है इसको। हाँ, हाँ, नॉनवेज के लिए अच्छा होगा, बिल्कुल बिल्कुल नॉनवेज के लिए अच्छा होगा। ये सारे क्वेश्चन आते हैं, ये वाले सारे। और एक बात याद रखना, एक क्वेश्चन और बता देती हूं मैं आपको। ये जो स्टोन फिश होती है ये उड़ भी सकती है, ये फ्लाई भी कर सकती है, ये उड़ भी सकती है। क्या पूछ रहे हैं आप मैम? मैम एनसीईआरटी 2 टाइम पढ़ने पर भी क्वेश्चन बना नहीं पा रहा था, पर आपने क्वेश्चंस दिमाग में फिट कर दिए। क्वेश्चंस नहीं बेटा दिवासिस, आंसर है ना। मैम मूगा, मूगा क्या होता है, व्हाट इज मूगा? मुर्गा लिख रहे हैं क्या पी के आप? मुर्गा लिख रहे हैं तो मैं बता दूंगी मुर्गा मैमल्स में आता है। ठीक है, मुर्गा मुर्गी मैमल्स में आते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस में कुछ याद करने वाली बातें नहीं है, बस ये याद रखना 3 चैम्बर होते हैं हार्ट के अंदर। नेक्स्ट कभी आपसे पूछ ले कि रेप्टाइल्स की क्या क्या क्वालिटी होती है, सरीसृप की क्या क्या गुण होते हैं, तो देखो आपको क्या क्या बताना है। एक तो इनका खून कैसा होता है, ठंडा होता है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, खून इनका ठंडा होता है, ठंडे खून वाले जीव। अब ठंडे खून का मतलब क्या हो गया, देखो 2 टाइप के जीव होते हैं, एक जिनका खून गर्म होता है, एक जिनका कोल्ड होता है। गर्म का मतलब होता है जिनके बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो हम किस में आते हैं, वार्म ब्लडेड में। और कोल्ड ब्लड का मतलब है ऐसे जीव जो बाहर के एनवायरनमेंट के जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग अपने इंटरनल टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें कौन आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं। जो जंगली जीव होते हैं वो क्या करते हैं, अगर बाहर सर्दी ज़्यादा है तो अपने शरीर का टेम्परेचर भी क्या कर लेंगे, आपका शरीर का टेम्परेचर भी उसके अकॉर्डिंग फिट कर लेंगे। अगर बाहर गर्मी है तो अपने शरीर का इंटरनल टेम्परेचर भी क्या कर लेंगे, तो वो अब सेट कर लेंगे। इसीलिए वो जंगल में रह सकते हैं, किसी भी सर्कमस्टेंसेज में रह सकते हैं। ठीक है, तो वार्म ब्लड का मतलब क्या होता है, जिनका खून गर्म है, जिनके बॉडी का टेम्परेचर उनका ब्रेन रेगुलेट करता हो। कहने का मतलब जो कॉन्स्टेंट रहता है उनके बॉडी का टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। जबकि कोल्ड का मतलब है बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर कम ज्यादा कर लेते हैं। ठीक है, तो रेप्टाइल्स का कैसा खून हो पूछे आपसे, तो इनका खून कैसा होता है, तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, इसमें रेप्टाइल्स में कौन आते हैं, तो पहला डेक्रो। डेक्रो क्या होती है, डेक्रो होती है आपकी फ्लाइंग लिजार्ड, उड़ने वाली छिपकली। वो छिपकली जो उड़ सकती है, याद रखना बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उस छिपकली का नाम बताओ जो उड़ सकती है, आप नाम क्या बताएंगे, डेक्रो। डेक्रो एक उड़ने वाली छिपकली होती है, एक ही छिपकली ऐसी है जो उड़ सकती है। नेक्स्ट आपके एलिगेटर्स कहाँ आएंगे, रेप्टाइल्स में। एलिगेटर्स तो सब जानते होंगे क्या होते हैं, घड़ियाल,
घड़ियाल तो सुन रखे होंगे ना, डिस्कवरी पे देखे होंगे घड़ियाल, तो वो भी किस में आते हैं? रेप्टाइल्स में। सांप भी किस में आते हैं? स्नेक भी किस में आते हैं? रेप्टाइल्स में आते हैं। क्रोकोडाइल भी किस में आते हैं? रेप्टाइल में आते हैं। बट प्लस इसको अब मैमल्स में भी रखना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। इनका खून कैसा होता है? ठंडा। ठंडा खून का मतलब है ये गर्मी सर्दी हर जगह सर्वाइव कर सकते हैं अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कम ज्यादा करके। ठीक है, चलो ये भी आपको याद हो गया। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछे कि एव्स की क्या क्या क्वालिटी होती है, मतलब बर्ड्स की क्या क्या क्वालिटी होती है, पक्षियों का खून कैसा होता है, पक्षियों के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, उनको कहाँ रखते हैं हम? एव्स में रखते हैं। एव्स हिंदी में एव्स ही कहा जाता है। अगर पूछे पक्षियों का कैसा खून होता है तो आप बोलेंगे वॉर्म ब्लड। खून कैसा होता है इनका? गर्म होता है। नेक्स्ट, आपसे पूछे कि सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है? लार्जेस्ट बर्ड, आप बताएंगे सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग होता है। फिर पूछे आपसे स्मॉलेस्ट बर्ड, सबको पता है एक चिड़िया होती है, कौन सी चिड़िया? हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड एक छोटी सी चिड़िया होती है, और ये चिड़िया एक ही ऐसी चिड़िया है या एक ही ऐसी पक्षी है जो एक बारी में आगे भी देखकर चल सकती है और पीछे भी देखकर चल सकती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड देख के चल सकती है। हमिंग चिड़िया, हमिंग पक्षी या हमिंग चिड़िया कहा जाता है। ये सबसे छोटी चिड़िया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल तो आप लिख सकते हैं पैरट, तोता भी यहीं आता है। इसका एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच भी एव्स में आते हैं। पिकॉक, मोर भी यहीं आते हैं। एक कीवी होता है, कीवी एक फ्रूट भी होता है और एक बर्ड भी होता है, तो वो भी कहाँ आता है? तो यहीं पर एव्स में आता है। ठीक है, और ये फ्लाई कर सकते हैं, बर्ड्स उड़ सकते हैं क्योंकि इनके पंख होते हैं और पंख में बहुत फ्लेक्सिबल बोन होती है। कौन सी बोन? तो जिसका नाम होता है प्नूमेटिक बोन। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पक्षियों की जो पंख होते हैं, जो लेदर होते हैं, उसके अंदर कौन सी फ्लेक्सिबल बोन होती है जिसकी वजह से वो उड़ सकते हैं? तो याद रखना, बर्ड्स कैन फ्लाई प्रेजेंस ऑफ प्नूमेटिक बोन। पक्षियों में प्नूमेटिक हड्डी की वजह से वो उड़ सकते हैं। हमिंग चिड़िया, हाँ, इसको गुंजन पंछी भी कहा जाता है। हिंदी में इसको गुंजन पंछी के नाम से भी जाना जाता है। गुंजन पंछी जो आगे पीछे दोनों साइड देख के चल सकती हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है आपका मैमल्स। लास्ट बचा है आपका मैमल्स, जिसको हम स्तनधारी का नाम देंगे। मैमल्स, और मैमल्स का खून कैसा होता है? तो आप सबको पता है मैमल्स का खून गर्म होता है। स्तनधारी, याद रखना, सांस कहाँ से लेते हैं? लंग से। कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में? मैमल्स की क्या क्या क्वालिटी होती हैं? 4 चैम्बर हार्ट होना चाहिए इसके अंदर। इनके हृदय में कितने कोष्ठक होने चाहिए? 4। इनका खून कैसा होना चाहिए? वॉर्म ब्लडेड। कहने का मतलब है इनके इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है? ब्रेन। बट जो ठंडे जीव होते हैं, जिनका खून ठंडा होता है, उसको कौन रेगुलेट करते हैं? उनके स्किन या उनके हेयर्स, जो बाल होते हैं, वो करते हैं। ठीक है, इनका खून कैसा होता है? गर्म। आपसे पूछे और इनमें मैम मैमलरी ग्लैंड होती हैं, और मैमलरी ग्लैंड क्या होती हैं? दूध बनाने वाली ग्रंथियां। तो ये अपने बच्चों को क्या पिलाते हैं? दूध पिलाने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसीलिए अपने बच्चों को क्या पिला सकते हैं? दूध पिला सकते हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछे और बताइए इसकी क्वालिटी, तो इनके बॉडी के ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं, बॉडी हेयर्स प्रेजेंट। शरीर पर बाल पाए जाते हैं, उनको हम मैमल्स बोलेंगे। एग्जाम्पल तो लिख लीजिए, व्हेल फिश कहाँ आती है? मैमल में। डॉल्फिन कहाँ आती हैं? मैमल में। उसके बाद आप क्या लिखेंगे नेक्स्ट? सील फिश कहाँ आती है? मैमल में। और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कहाँ आते हैं? मैमल में। ऐसे ही जो आपके बंदर होते हैं वो कहाँ आते हैं? मैमल में। जो हॉर्स होते हैं वो कहाँ आते हैं? मैमल में। तो ये सारे कहाँ पर आते हैं? आपके मैमल में।
देखो एक बात याद रखना, डॉल्फिन को इंसानों के बाद सबसे बुद्धिमान जीव कहा जाता है। आपसे पूछे सबसे इंटेलिजेंट मैमल कौन होते हैं, तो हम लोग कौन है, तो हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं। मानव को सबसे बुद्धिमान स्तनधारी कहा जाता है। पूछे मानव के बाद सबसे बुद्धिमान, सबसे इंटेलिजेंट मैमल स्तनधारी कौन सा है, आप आंसर क्या देंगे, डॉल्फिन होती है। ठीक है। और दूसरा आप बोल सकते हैं मैमल्स क्या होते हैं, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, दे कैन गिव बर्थ टू यंग वंस, है ना, अपनी जैसी स्पीसीज का निर्माण कर सकते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम मैमल्स का नाम देंगे। इतनी बातें आपको कहाँ पर पढ़नी थी, एनिमल किंगडम में पढ़नी थी। ये आपका एनिमल किंगडम का चैप्टर खत्म। ये आपको एनिमल किंगडम में पूछे जाएंगे। बहुत डायरेक्ट से सीधे से क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार बता चुकी हूं मैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। लीच को किस फाइल में रखा जाता है, कॉकरोच को किस फाइल में रखा जाता है। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि जो हाइला होता है उसको कहाँ रखा जाता है, हाइड्रा का कहाँ रखा जाता है, जेली फिश को कहाँ रखा जाता है। ये आपके क्वेश्चंस बनते हैं सीधे से। बस इतना ही आपको, नहीं चिंपैंजी तो ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। आपने गलत बोल दिया। हाँ हम भी यहीं आते हैं, बता तो दिया मैंने, ह्यूमन बींग्स। देवाशीष थैंक यू सो मच। देवाशीष कह रहे हैं आपसे पढ़ने के बाद 4 ऑप्शन में सिर्फ आंसर दिखता है। अरे वाह, बहुत अच्छा। ठीक है।